थापा को जैसे ही अनमोल के होटल का नाम याद आता है, वो भागते हुए जोया के कमरे की ओर जाने लगता है ताकि उसे अनमोल के होटल का पता दे सके। जोया के कमरे के बाहर पहुंचकर थापा जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगता है। दरवाजे की खटखटाहट सुन जोया बाहर आती है और हैरानी से थापा को देखते हुए पूछती है, क्या हुआ थापा? इतनी रात गए मेरा दरवाजा क्यों खटखटा रहा है? सब ठीक तो है ना आश्रम में? हंसते हुए थापा जोया से कहने लगता है, सब ठीक नहीं है दीदी, बहुत ठीक है। वो अनमोल भैया आए थे ना, उनके होटल का नाम पता चल चुका है मुझे। थापा की बात सुनकर जोया का चेहरा खुशी से खिल उठता है। वो खुश होते हुए थापा से कहने लगती है, जल्दी बोल थापा, किस होटल में रुका हुआ है अनमोल? तुरंत ही थापा जोया से कहता है, होटल ब्लू मून में रुके हुए हैं आपके हैदराबाद वाले अनमोल भैया। अनमोल का पता सुनते ही जोया आश्रम से बाहर जाने लगती है। जोया को बाहर जाता हुआ देख थापा उसे रोकते हुए कहता है, रुकिए जोया दीदी, अभी कहाँ जा रही हो आप? थापा का जवाब देते हुए जोया उसे कहती है, होटल ब्लू मून जा रही हूँ अनमोल से मिलने। वो अभी तो मेरा इंतजार कर रहा होगा ना अनमोल। थापा दीवार पर लगी घड़ी की ओर देखता है जिसमें रात के 10 बज रहे होते हैं। जोया को समझाते हुए थापा उसे कहने लगता है, रात के 10 बज रहे हैं जोया दीदी, इतनी रात गए आप आश्रम से होटल ब्लू मून जाओगी कैसे? मुझे नहीं लगता कि अभी इतनी रात गए आपको वहां जाना चाहिए। वहां पहुंचने में आपको 1 और घंटा भी तो लगेगा। जोया घड़ी की ओर देखकर निराश होते हुए कहने लगती है, तू सही कह रहा है थापा, रात काफी हो चुकी है। मैं कल सुबह तक का इंतजार कर लेती हूँ। कल जाकर सबसे पहले अनमोल से मिलकर आती हूँ। अनमोल से मिलने की बेकरारी को देखते हुए थापा जोया से पूछता है, दीदी बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं आपसे? इजाजत देते हुए जोया थापा से कहती है, पूछ, क्या पूछना है तुझे? जोया की आंखों में देखते हुए थापा उसे कहता है, आपकी अनमोल भैया के लिए बेकरारी कुछ और ही दिखाई देती है। बहुत खास दोस्त है क्या अनमोल भैया आपके? जोया अपने कमरे की ओर जाना शुरू कर देती है और थापा से कहती है, खास नहीं, बस ये समझ ले थापा कि वो ही सब कुछ है मेरा। थापा को जवाब देकर जोया अपने कमरे में चली जाती है। जोया का जवाब सुनकर थापा का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि अनमोल जोया के लिए क्या मायने रखता है। अगली सुबह आश्रम में जल्दी उठकर जोया तैयार होने लगती है। तैयार होकर जोया जैसे ही बाहर आती है, थापा उसे सजी धजी देखकर पूछता है, इतनी सुबह कहाँ जा रही हो जोया दीदी? थापा का जवाब देते हुए जोया उसे कहती है, मैं अनमोल से मिलने जा रही हूँ थापा, बच्चों को नाश्ता लगा देना, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी, ठीक है? जोया को तसल्ली देते हुए थापा उससे कहता है, आप जरा भी चिंता मत कीजिए दीदी, मैं यहाँ पर सब संभाल लूंगा। आप आराम से जाइए और आराम से आइए। जोया थापा को एक हल्की सी मुस्कान देती है और वहां से होटल ब्लू मून अनमोल से मिलने चली जाती है। होटल रूम के कमरे में काजल अपने बेड से उठती है। बेड से उठकर काजल अपने बाजू सो रहे अनमोल को देखती है। अनमोल को देखते हुए काजल अपने आप से कहती है, आज अनमोल के साथ एक बहुत अच्छी सी डेट प्लान करती हूँ। आज का ये दिन मेरे लिए काफी यादगार होना चाहिए, क्योंकि ये मेरे अनमोल के साथ पहली डेट होगी। पर मैं अनमोल को लेकर जाऊं तो जाऊं कहाँ? एक काम करती हूँ, इस होटल के मालिक से पूछती हूँ, यहाँ कोई अच्छी जगह हो तो। अनमोल को वहीं सोता हुआ छोड़कर काजल कमरे से बाहर निकलकर सीधे रिसेप्शन की ओर चली जाती है। होटल ब्लू मून का मालिक रिसेप्शन पर बैठा कान में हेडफोन्स लगाए गाने सुन रहा होता है। तभी उसके सामने काजल आकर खड़ी हो जाती है। संगीत सुनने में होटल का मालिक इतना मग्न हो जाता है कि उसे सामने खड़ी काजल दिखाई नहीं पड़ती। तभी काजल जोर से रिसेप्शन का टेबल पर अपना हाथ मारती है, जिससे होटल का मालिक चौंक जाता है और अपने आंखें बड़ी करते हुए काजल से कहता है, क्या मैडम जी, आपने तो डरा ही दिया मुझे। जवाब देते हुए काजल होटल के मालिक से कहती है, मैं तुझे क्या कोई भूत दिखाई देती हूँ जो मुझसे डर रहे हो? मुस्कुराते हुए होटल का मालिक काजल से कहता है, वो नकली भूत तो हमारा भाई है मैडम जी, आप तो मुझे इंसान ही लगते हो जी। तभी काजल होटल के मालिक से पूछने लगती है, अच्छा वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ जी, यहाँ कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट है जहाँ पर नाइट म्यूजिक चलता हो? मुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ कैंडल लाइट डिनर पर जाना है।
हंसते हुए होटल का मालिक काजल को देखते हुए कहता है, समझ गया मैडम, मुझे आप अभी थोड़ा वक्त दीजिए। आपको मैं नाइट म्यूजिक किस होटल में आज चल रहा है वो पता करके बताता हूँ। आज की रात आपकी बहुत हसीन होने वाली है, मुझे बस 2 मिनट दीजिए। होटल के मालिक से बात कर काजल जैसे ही पीछे मुड़ती है, तभी काजल जोया से टकरा जाती है। जोया भी अब अनमोल से मिलने होटल पहुंच जाती है। जोया से टकराकर काजल उसे कहने लगती है, ओह सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। जोया काजल को देखते हुए उसे कहती है, आपने तो मुझे ही नहीं देखा, पर शायद मैंने आपको कहीं पहले देखा जरूर है। आप अपने दोस्त के साथ यहाँ आई है ना? अपना सर हिलाते हुए काजल एक मुस्कान के साथ जोया से कहती है, नहीं, आपने मुझे मेरे दोस्त के साथ नहीं बल्कि बॉयफ्रेंड के साथ देखा होगा, जिसके साथ मैं यहाँ आई हूँ। अनमोल नाम है मेरे बॉयफ्रेंड का। काजल की बात सुनकर मानो जोया की सारी खुशी, सारा उत्साह एक क्षण में पानी पानी हो जाता है। उसी वक्त रिसेप्शन पर अनमोल काजल को ढूंढते हुए वहां आता है। तभी उसकी नजर सामने खड़ी जोया और काजल पर जाती है। वहां खड़ी जोया को देखते हुए अनमोल भौंचक्का रह जाता है। अनमोल जोया को देखकर अपने आप को काबू कर रहा होता है, मानो अगर काजल ना होती तो वो उसे अपने गले से लगा लेता। अनमोल को वहां आता हुआ देखकर काजल जोया से कहने लगती है, ये देखिए, अभी नाम लिया और ये मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ मुझे ढूंढते हुए आ भी गया। अनमोल को देखकर जोया की आंखें जैसे भर आती हैं, मानो उसका आंसू अभी निकलने ही वाला हो। पर जैसे तैसे कर जोया अपने जज्बात को काबू कर लेती है और अनमोल को उसकी ओर बढ़ता हुआ देख वो उसे प्यार भरी निगाहों से देख रही होती है। जोया के दिल में कहीं गुस्सा भी था तो अनमोल के लिए दिल में दबा हुआ बेशुमार प्यार भी है। जैसे ही अनमोल जोया को हैरान भरी नजरों से देख रहा होता है, काजल अनमोल से पूछती है, ऐसे क्या देख रहे हो इन्हें? क्या तुम इन्हें जानते हो? जोया अपने आप को संभालते हुए काजल से कहती है, आपसे पहले मैं जानती हूँ आपके बॉयफ्रेंड को। आपके बॉयफ्रेंड होने से पहले ये मेरे फ्रेंड हुआ करते थे। काजल अपने आंखें बड़ी करते हुए कहती है, फ्रेंड हुआ करते थे? मतलब क्या हुआ? लड़ाई वड़ाई हो गई क्या तुम लोगों की? अगर लड़ाई हो गई हो तो मुझे बता देना, मैं दोनों का पैचअप करा दूंगी। अपने जज्बात को काबू ना करते हुए अनमोल जोया को आखिर में गले से लगा ही लेता है। जोया को इस तरह से गले लगता हुआ देख काजल वहां खड़ी हैरान होने लगती है। गले लगते हुए अनमोल जोया से कहता है, क्यों चली गई जोया मुझे छोड़कर? कितना मिस किया है मैंने तुझे। अनमोल की बातें सुन जोया नाराज होते हुए अपने मन में कहने लगती है, इतनी बार मैंने तुझसे अपने प्यार का इजहार किया अनमोल, पर तू हमेशा अपनी जिंदगी के मकसद के बहाने मुझसे दूर ही भागता रहा। अब क्या हुआ अनमोल? इस लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाते हुए तू अपनी जिंदगी का मकसद भूल गया? बड़े प्यार से अनमोल जोया को गले लगा ही रहा होता है। तभी जोया उसे अलग करते हुए काजल को देखकर कहती है, बहुत दिनों बाद मिला है ना मेरा दोस्त, इसीलिए जज्बाती हो रहे हैं। मेरे बचपन का दोस्त है ये। जोया की बात सुन काजल उसे देखकर मुस्कुराने लगती है। अनमोल अपने जज्बात को काबू करके वहां खामोश खड़ा हो जाता है। तभी होटल का मालिक वहां आते हुए काजल से कहता है, मैडम आपने डेट नाइट के लिए कोई अच्छी जगह मालूम करने के लिए कहा था ना मुझसे। यहीं पास में एक ब्लैक क्रिस्टल नाम का होटल है, जहां आज रात को कैंडल लाइट डिनर के साथ लाइव म्यूजिक भी चलने वाला है। आप वहां पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा सकते हो। खुश होते हुए काजल जोया से भी कहती है, वैसे जोया, हम तो रात को कैंडल लाइट डिनर के लिए जा रहे हैं, तुम्हारा भी कोई बॉयफ्रेंड है तो तुम भी आ जाओ हमारे साथ। काजल के सवाल करने पर अनमोल जोया को हैरानी भरी नजरों से देखता है कि आखिर जोया का जवाब क्या आने वाला है। तभी जोया काजल से कहती है, हाँ, मैं भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ आज कहीं बाहर जाने की सोच ही रही थी। एक काम करती हूँ, मैं भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्लैक क्रिस्टल पहुंच जाती हूँ। जोया की बात मानो अनमोल के दिल पर तीर की तरह चुभती है। वो जोया की बात सुन वहां निशब्द खड़ा हो जाता है। काजल मुस्कुराते हुए जोया से कहती है, ग्रेट, सच में आज की रात बड़ी स्पेशल होने वाली है। और अनमोल, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि यहाँ तुम्हारी एक दोस्त भी रहती है? जवाब में जोया काजल से कहती है, इन्हें शायद पता नहीं था, क्योंकि कई दिनों बाद आज हमारा आमना सामना हो रहा है। कई दिनों से हम संपर्क में नहीं थे। खैर, रात में आप लोगों से मिलती हूँ, मुझे देरी हो रही है, मैं अभी निकलती हूँ। दोनों से मिलकर जोया वहां से चली जाती है।
कुछ दूर जाकर जोया रुककर फोन निकालकर आकाश को कॉल करती है। हेलो आकाश, कहाँ हो तुम? आज रात को मेरे साथ डेट पर होटल ब्लैक क्रिस्टल चलोगे? फोन पर आकाश जोया से कहता है, बिल्कुल जोया, क्यों नहीं, मैं जरूर चलूंगा तुम्हारे साथ। आकाश से बात कर जोया वहां से चली जाती है। आकाश के साथ डेट पर जाने का फैसला कर क्या भविष्य में पछताएगी जोया? क्या जोया को अपना बनाने के लिए कोई कोशिश करेगा अनमोल? जोया को लेकर अनमोल के जज्बात क्या आएंगे काजल के सामने, या नियति खेलेगी कुछ और ही खेल? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का पूछती है। क्या हुआ अनमोल? लोग अपने पुराने दोस्तों से मिलकर खुश होते हैं और तुम हो कि यहाँ ऐसे मायूस बैठे हो। काजल की बात को टालते हुए अनमोल उसे कहता है, मायूस नहीं हूं मैं, बस थोड़ा सा सर दर्द कर रहा है मेरा। अनमोल के सर दर्द की बात सुनकर काजल उसके पास जाते हुए कहती है, क्या तुम्हारा सर दुख रहा है? लाओ मैं दबा देती हूँ। जैसे ही काजल अनमोल का सर दबाने लगती है, अनमोल काजल से दूर हटते हुए कहता है, नहीं नहीं, इतना भी दर्द नहीं है मुझे, बस थोड़ी देर मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अपने आप ही ठीक हो जाऊंगा। अनमोल की हालत देखते हुए काजल उसे कहती है, ठीक है अनमोल, तुम कुछ देर आराम कर लो, क्योंकि थोड़ी देर बाद हमें बीच पर भी जाना है खजाना ढूंढने के लिए। काजल से बात कर अनमोल चुपचाप पलंग पर सो जाता है। हैदराबाद में खुद के घर पर राघवेंद्र अपने हाथ में एक लिस्ट देखते हुए अपने पास खड़ी चंदा से कहते हैं, अरे तूने बासर में रहने वाली सुनीता भाभी का नाम क्यों नहीं लिखा लिस्ट में? क्या बात है, अपनी ननद को तुझे बुलाना नहीं है क्या चंदा? हमारी तो अच्छी बातचीत भी है उनसे। राघवेंद्र की बात सुनकर चंदा उन्हें कहती है, अरे इतना दूर का रिश्ता है हमारा उनसे, क्यों न्योता देने पर तुले हो? अगर उन्हें न्योता दिया तो उनकी और 3 बहनों को भी न्योता दावत देनी पड़ेगी। चंदा की बात समझते हुए राघवेंद्र उसे कहते हैं, अगर 2 से 3 घर की और बढ़ते हैं तो बढ़ने दो, कोई बात नहीं, पर हमारे घर की पहली पूजा है, सभी को मेरे घर और प्यारी बहू को देखने दे चंदा। अपना सिर हिलाते हुए चंदा राघवेंद्र से कहती है, आप यहाँ अपनी बहू को लेकर इतने उत्सुक हो, पर नीलम तो मुझे बता रही थी कि अनमोल संडे तक यहाँ आ ही नहीं सकता, उसके बिना ये पूजा बहुत अधूरी लगेगी जी। थोड़ा नाराज होते हुए राघवेंद्र चंदा से कहते हैं, ये लड़का भी पल में एक तो पल में दूसरी बात करता है, अगर नहीं आना होता तो पहले ही बता देता, पहले आने की बात ही क्यों कही अनमोल ने? राघवेंद्र की नाराजगी को शांत कराते हुए चंदा उसे कहती है, छोड़िए ना, इतना बड़ा काम करने गया है, वक्त तो लगेगा ही, आखिर इतने पैसे कमाना भी कोई मामूली बात तो नहीं है ना। चंदा की बात से सहमति दिखाते हुए राघवेंद्र उसे कहता है, ये बात तो बिल्कुल सही कह रही है तू चंदा, जिस काम के लिए अनमोल गया है वो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसों का सारा दारोमदार अब अनमोल पर ही टिका हुआ है। चल ठीक है, अगर वो पूजा में नहीं आया तो कोई बात नहीं, पर आ जाता तो अच्छा होता। चल चंदा, काफी कम वक्त है हमारे पास, जल्दी हमें लिस्ट के लोगों को कॉल करके न्योता भी देना है। हाथ में मेहमानों की नाम की पर्ची लेकर राघवेंद्र और चंदा फोन लगाकर रिश्तेदारों को न्योता देने लग जाते हैं। पौंडीचेरी में दोपहर के 2 बजने से पहले ही काजल और अनमोल उस समुद्र के तट पर खजाना ढूंढने पहुंच जाते हैं। अनमोल हाथ में एक दूरबीन लेकर उस समुद्र के तट से खड़ा होकर उस लाइट हाउस की घड़ी को देखने लगता है, जिसमें 1 बज रहे होते हैं। तभी अनमोल काजल से कहता है, बस 2 बजने में 1 घंटा ही बाकी है काजल, यही सही वक्त है लाइट हाउस की परछाई को पीछा करने का, तुम्हें अभी ऊपर लाइट हाउस पर जाना होगा। अपनी बात कहकर अनमोल काजल को दूरबीन थमा देता है। अनमोल की बात सुनकर काजल उसे कहती है, मुझे मतलब तुम नहीं आओगे ऊपर मेरे साथ? काजल को समझाते हुए अनमोल उसे कहता है, लाइट हाउस की परछाई कहाँ पड़ रही है ये तुम्हें मुझे ऊंचाई पर ही रहकर फोन करके बताना पड़ेगा। इस बाइनोक्यूलर से तुम मुझे देखती रहना और ऊपर से मुझे दिशा बताती रहना। अनमोल की दी हुई दूरबीन को देखते हुए काजल उसे कहती है, समझ गई अनमोल, मैं अभी लाइट हाउस के ऊपर जाती हूँ और फोन पर तुम्हें बाइनोक्यूलर से देखते हुए डायरेक्शन देती रहूंगी। तुरंत ही काजल लाइट हाउस पर चढ़कर उसकी परछाई को देखते हुए अनमोल को फोन पर दिशा बता रही होती है। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा होता है, लाइट हाउस की परछाई भी थोड़ी बहुत दिशा बदल रही होती है। लाइट हाउस की परछाई का पीछा करते हुए अनमोल एक खंडहर में आ पहुंच जाता है। खंडहर के बाहर पहुंचकर अनमोल काजल से फोन पर कहता है, ये परछाई तो मुझे इस खंडहर की ओर ले जा रही है काजल।
दूरबीन से देखते हुए काजल अनमोल से कहती है, तू सही जा रहा है अनमोल, मैं बाइनोक्यूलर से देख रही हूँ तुझे। बस तू उस खंडहर के अंदर चला जा जहाँ परछाई पड़ रही है। जैसे ही अनमोल उस खंडहर में पहुंचता है, वो अपनी नजर चारों ओर दौड़ाता है। अपनी नजर अच्छे से दौड़ाने पर अनमोल को पता लगता है कि कोई खंडहर नहीं, बल्कि ये एक बहुत पुराना किला है जो अब खंडहर की शक्ल ले चुका होता है। उस किले को अंदर से देखते हुए अनमोल फोन पर काजल से कहता है, ये कोई खंडहर नहीं है काजल, ये किसी जमाने का किला है। काजल उसे दिशा बताते हुए कहती है, अनमोल, जहाँ से वो किले के ऊपर सीढ़ियां जा रही हैं, वहीं पर इसकी परछाई मुझे नजर आ रही है। तुरंत ही अनमोल सीढ़ियों की ओर भागता है और काजल से कहता है, अब मुझे भी उस लाइट हाउस की परछाई यहाँ बहुत अच्छे से दिखने लगी है काजल। अनमोल काजल से बात कर ही रहा होता है, उसी वक्त लाइट हाउस की घड़ी में 2 बज चुके होते हैं। घड़ी में 2 बजते हुए देख काजल अनमोल से कहती है, एग्जैक्ट 2 बज रहे हैं अनमोल, अच्छे से देख कहाँ पर इस लाइट हाउस की परछाई पड़ रही है। तुझे बस कुछ कदम आगे चलना है। कुछ कदम आगे चलते ही अनमोल को उस लाइट हाउस की परछाई स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। काजल उसे रोकते हुए फोन पर कहती है, बस अनमोल, जहाँ तू खड़ा है वहीं पर उस लाइट हाउस की परछाई खत्म हो रही है। काजल को बताते हुए अनमोल उसे कहता है, लाइट हाउस की परछाई मुझे भी अच्छे से दिखाई दे रही है काजल, तू जल्दी यहाँ पर आ जा, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। कुछ देर बाद काजल भी उस किले में पहुंच जाती है जहां अनमोल उसका इंतजार कर रहा होता है। वो सीधे अनमोल के पास जाकर रुकती है और उससे पूछती है, क्या हुआ अनमोल, वो परछाई कहाँ पड़ रही है, उस जगह को मार्क किया तूने? काजल के सवाल करने पर अनमोल अपने हाथ के इशारे से उसे किले के जमीन पर गड़ी हुई एक बड़ी सी पुरानी तोप दिखाता है। उस बड़ी सी तोप को देखते हुए काजल कहने लगती है, इस जंग लगी हुई तोप पर पड़ रही थी उस लाइट हाउस की परछाई, मतलब कि ये हुआ कि ये तोप ही खजाना है। अपना सिर हिलाते हुए अनमोल काजल से कहता है, ये वो खजाना नहीं है काजल, इस तोप के नीचे देख रही हो, एक बड़ी सी लोहे की परत के ऊपर ये तोप लगी हुई है, जरूर इस तोप के नीचे खजाना गड़ा हुआ है। उस तोप के नीचे की सतह को देखकर काजल भी कहने लगती है, सही कह रहा है तू अनमोल, जरूर इस तोप के नीचे कुछ तो है, चल इसे अभी हटाते हैं। उस भारी भरकम तोप को अनमोल और काजल बड़ी मुशक्कत करते हुए हटाने की कोशिश करते हैं, पर वो तोप कस से मस नहीं होता। कुछ ही देर में दोनों के पसीने छूट जाते हैं, पर वो तोप को जरा सा भी हिला नहीं पाते हैं। आखिर में थक हार कर काजल अपने कमर पर हाथ रखते हुए अनमोल से कहती है, ये तो हमसे हटने से रहा अनमोल। अनमोल भी उस तोप को देखते हुए कहने लगता है, सच कह रही है काजल तू, इससे हटाना हमारे बस की बात नहीं है। मायूस होते हुए काजल अनमोल से कहती है, अगर इसे हम नहीं हटा पाए तो खजाना कैसे मिलेगा अनमोल, क्या अब हमें वो खजाना नहीं मिलेगा? काजल अनमोल से बात कर ही रही होती है, उसी वक्त अनमोल की नजर तोप के पीछे लगे एक गोल सुराग पर जाती है। उस सुराग को देखते हुए अनमोल उसका मुआयना करने लगता है। अनमोल को उस तोप का मुआयना करते हुए देख काजल उसे कहती है, ऐसे गौर से क्या देख रहा है अनमोल? काजल का जवाब देते हुए अनमोल उसे कहता है, अब पता चला काजल, ये तोप तभी हटेगा जब इसमें इसकी चाबी लगेगी। अनमोल की बात सुनकर काजल चौंकते हुए उसे पूछती है, ये क्या कह रहा है तू अनमोल, इस तोप को हटाने के लिए चाबी लगेगी? उस तोप में बने हुए सुराग को दिखाते हुए अनमोल काजल से कहता है, ये सुराग तुझे दिखाई दे रहा है काजल, ऐसा नहीं लगता कि ये एक ताले का छेद है? उस तोप में बने हुए सुराग को देखते हुए काजल कहती है, हाँ अनमोल, जैसे ताले में छेद होता है उसी तरह ये छेद लग रहा है, पर इसकी चाबी कहाँ हो सकती है? सोचते हुए अनमोल काजल से कहता है, चाबी के बिना ये तोप तो खुलने से रहा। तुरंत ही अनमोल अपने आसपास देखने लगता है और काजल से कहता है, हो ना हो इस तोप की चाबी इसी किले में कहीं हो सकती है। एक काम करते हैं हम दोनों, इस किले में अच्छी तरह से उस चाबी को ढूंढते हैं, हमें वो चाबी यहीं मिलनी चाहिए। काजल और अनमोल उस किले में अलग अलग होकर सभी जगह अच्छे से उस चाबी को ढूंढने में जुट जाते हैं। दोनों ही उस किले का चप्पा चप्पा छान मार रहे होते हैं ताकि उन्हें वो चाबी मिल सके। एक और अनमोल उस किले के पुराने कमरों में जाकर उस चाबी को तराशने लगता है,
तो दूसरी ओर काजल किले के बाहर बने हुए छज्जों पर हाथ डालते हुए चाबी को ढूंढ रही होती है। उस चाबी को ढूंढते हुए काजल के हाथ कुछ लगता है। उस चीज को देखते हुए काजल चिल्लाते हुए अनमोल से कहती है, ये देख अनमोल, मिल गई उस तोप की चाबी। क्या इतनी आसानी से वो चाबी काजल को मिल गई है? या जो चाबी काजल को मिली है वही उस तोप की चाबी है? क्या चाबी के मिलने पर अनमोल को मिलेगा वहां भरपूर खजाना? और आगे कौन सी चुनौती का सामना करना पड़ेगा अनमोल को उस खजाने को पाने के लिए? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का। ओनली कम तोप हटेगा तो सिर्फ उसकी चाबी लगने पर ही। उस किले में हर जगह काजल और अनमोल उस चाबी को ढूंढने में जुट जाते हैं। ढूंढते हुए काजल को उस किले के छज्जे के पास एक चाबी हाथ लगती है, जिसे देखकर वो अनमोल को चाबी मिलने का दावा कर उसे अपने पास बुलाती है। काजल की आवाज सुनकर अनमोल भागते हुए उसके पास आता है। तभी काजल उस चाबी को दिखाते हुए अनमोल से कहती है, देखो अनमोल, मुझे मिल ही गई उस तोप की चाबी। अनमोल जैसे ही उस छोटी सी चाबी को देखता है, उसे समझ में आ जाता है कि वो उस तोप की चाबी हो ही नहीं सकती। वो तो बस एक मामूली सी एक अलमारी की चाबी लग रही होती है। अपना सर हिलाते हुए अनमोल काजल से कहता है, अरे काजल, ये चाबी तुझे किस एंगल से उस तोप की दिखाई पड़ रही है? पता नहीं किसके अलमारी की चाबी है ये, जो यहाँ गिर गई होगी। उस तोप के छेद को देखा है कितना बड़ा है? ये चाबी तो उसमें लग ही नहीं सकती। उस चाबी को देखते हुए काजल अनमोल से कहती है, अगर ये चाबी नहीं आएगी तो कौन सी चाबी आएगी बाबा? बातों ही बातों में अनमोल काजल से कह बैठता है, अरे इस तोप में तो ऐसी वैसी चाबी नहीं लग सकती काजल। इसमें तो जैसे लोहे के दांत बनी हुई गोल आकार की चाबी ही लगेगी। जैसा गोल आकार मेरे उस छोटे से तोप के अंदर बना हुआ है, वैसे कुछ चाबी चाहिए हमें। अनमोल जैसे ही अपनी बात काजल से कहता है, उसे प्रोफेसर प्रभाकर की वो बात याद आती है जब वो उस तोप की नाली को देखते हुए कहते हैं कि ये एंटीक किसी चीज को खोलने के लिए बनाई गई होगी। उसी वक्त अनमोल को सारी बात समझ आ जाती है कि उसके पास जो छोटा तोप एंटीक के रूप में है, असल में वो एक चाबी है, जिससे उस बड़े तोप में लगाने से उसे हटाया जा सकता है। अनमोल को एक गहरी सोच में जाता हुआ देख काजल उसे पूछती है, किस तोप की बात कर रहा है तू? कौन सी चाबी है तेरे पास? अनमोल काजल की किसी भी बात का जवाब दिए बिना वहां से जाने लगता है और उसे कहता है, अभी कुछ मत पूछ काजल, जल्दी चल मेरे साथ होटल। अनमोल को यूं जल्दबाजी में जाते हुए देख काजल उसे कहने लगती है, अरे इतनी जल्दी कहाँ जा रहा है? मेरे सवाल का जवाब तो दे, चाबी नहीं ढूंढनी तुझे यहाँ। अनमोल बिना रुके वहां से जाते हुए काजल से कहता है, तेरे सब सवालों का जवाब दूंगा, पर अभी चल यहाँ से। अनमोल जल्दबाजी में वहां से चला जाता है और काजल भी उसका पीछा करते हुए वहां से निकल जाती है। अनमोल अपने होटल के कमरे में आकर अपना लगेज खोलने लगता है। अनमोल को लगेज में सामान टटोलता हुआ देख काजल उसे पूछती है, अरे आखिर ढूंढ क्या रहा है तू? तब से तुझे पूछ रही हूँ, क्या सस्पेंस है, खोल तो सही। तभी अनमोल अपने लगेज में से एक छोटी सी तोप को निकालता है। उस छोटे से तोप के नाली को दिखाते हुए अनमोल काजल से कहता है, ये देख काजल, ये रही वो चाबी जिसे हम तब से ढूंढ रहे थे। जैसे ही काजल उस तोप की नाली को देखती है, वो हैरान होते हुए अनमोल से कहती है, जैसे उस बड़े तोप के छेद में लोहे के दांत बने हुए थे, वैसे ही दांत इस तोप की नाली के अंदर बने हुए हैं। इसका मतलब हमें ये चाबी मिल गई। काजल और अनमोल खुशी के मारे एक दूसरे के गले लग जाते हैं। खुश होते हुए काजल अनमोल से कहती है, अच्छा हुआ जो तू ये तोप अपने साथ ले आया। काजल का जवाब देते हुए अनमोल उसे कहता है, खजाने का नक्शा मुझे इसी तोप में मिला था, इसीलिए इसे अपने साथ रख लिया, ये सोचकर कि कोई और राज इसमें छुपा हो सकता है, और मेरा अंदेशा बिल्कुल सही निकला। तभी अनमोल बाहर जाने लगता है। अनमोल का हाथ पकड़ते हुए काजल उसे कहती है, कहाँ जा रहा है तू? अनमोल काजल से कहता है, खजाना लेने जा रहा हूँ, चलना है तुझे कि नहीं? अनमोल की बात सुनकर काजल उसे अपनी ओर खींच लेती है और उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, चलना है ना खजाना निकालने, पर अभी नहीं। उससे पहले मुझे अपने असली खजाने के साथ डेट पर जाना है, और तो और खजाने के लिए रात होने पर वहां जाएंगे तो हमारे लिए ही बेहतर होगा। काजल की बात पर गौर करते हुए अनमोल कहता है, सही कहा तुमने, रात को जाना ही वहां ठीक होगा। जब सारा पौंडीचेरी सो रहा होगा, हम वहां पर खजाना निकालने उस किले में जाएंगे।
अनमोल की बात सुनकर काजल उसे गले लगाते हुए पूछती है, मैं अपनी फर्स्ट डेट के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ मेरे होने वाले सैया, और मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी पसंद के कपड़े पहनूं। बताओ ना, तुम्हें क्या अच्छा लगता है? तुरंत अनमोल काजल से कहता है, मुझे ब्लैक कलर के गाउन में लड़कियां काफी अच्छी लगती है। खुश होते हुए काजल अनमोल से कहती है, ब्लैक कलर का गाउन लाई हूं मैं अपने साथ, आज तेरे लिए पहनूंगी। मुस्कुराते हुए काजल अनमोल को देखने लगती है। रात के 8 बज रहे होते हैं। सिद्धेश्वरी आश्रम में जोया के कमरे के बाहर बच्चे उसे टकटकी लगाए देख रहे होते हैं, क्योंकि जोया अपने कमरे के अंदर ब्लैक गाउन पहनी आईने के सामने सज रही होती है। अपने हाथ में लाल फूलों का गुलदस्ता पकड़े हुए आकाश वहां आता है और जोया के कमरे के बाहर खड़े बच्चों को देख हैरान होने लगता है। आकाश जोया के कमरे की ओर बढ़ते हुए वहां खड़े थापा से पूछता है, ये जोया की कमरे के बाहर एग्जीबिशन क्यों लगा हुआ है, क्या चल रहा है? मुस्कुराते हुए थापा आकाश के हाथों में लाल फूल का गुलदस्ता देखते हुए कहता है, जोया दीदी आज बड़ी खास लग रही है। हमेशा उन्हें हमने सलवार कमीज में ही देखा है, पर आज तो वो किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही, इसीलिए सभी बच्चे उन्हें ही देख रहे हैं। थापा की बात सुनकर आकाश जोया के कमरे की ओर जाता है। जैसे ही आकाश जोया के कमरे के बाहर पहुंचता है, वहां लगे बच्चों का जमघट आकाश को देखकर 9-2-11 हो जाता है। धीमे से आकाश जोया के कमरे में दाखिल होता है और उसे बड़ी प्यार भरी नजरों से देखते हुए आगे बढ़ता है। तभी जोया अपने सामने लगे आईने में देखती है, जहां उसे अपने पीछे खड़ा आकाश नजर आता है। अपनी इयररिंग लगाते हुए जोया आकाश की ओर मुस्कुराते हुए देखती है और कहती है, ओ आ गए तुम, और ये क्या लाए हो मेरे लिए फूल? जोया की ओर बढ़ते हुए आकाश उसे कहता है, जैसे ही तुमने डेट के लिए पूछा तो मैंने सोचा आते हुए तुम्हारे लिए कुछ गुलाब ही ले चलता हूँ। उन फूलों की ओर देखते हुए जोया उसे कहती है, तुम्हारे फूल के लिए शुक्रिया, उन्हें वहां शेल्फ में रख दो। फूलों को शेल्फ में रखते हुए आकाश जोया से कहता है, वैसे आज तुम इस ब्लैक गाउन में किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही, पर मुझे ब्लैक कलर पसंद नहीं है। क्या तुम मेरे लिए रेड कलर पहन सकती हो? आकाश की बात सुनकर जोया सोचते हुए कहती है, मेरे पास कोई रेड कलर के कपड़े नहीं है, और वैसे भी मुझे आज ब्लैक पहनने का काफी मन है। तुम बुरा ना मानो तो मैं यही पहन सकती हूँ। चेहरे पर एक मुस्कान दिए आकाश जोया से कहने लगता है, कोई बात नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था, तुम जो चाहो वो पहनो। जोया से बात करते हुए आकाश मदहोश भरी निगाहों से उसे देखने लगता है और धीरे धीरे उसके करीब जाने लगता है। आकाश को ऐसे अपने करीब आता हुआ देख जोया घड़ी में वक्त देखते हुए कहती है, काफी वक्त हो गया है आकाश, अभी हमें चलना चाहिए। जोया की बात सुन आकाश के कदम वहीं के वहीं रुक जाते हैं और वो जोया से पूछने लगता है, हाँ ठीक है चलते हैं, पर मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। ये डेट का नेक ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया कैसे? मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मुझसे डेट पर चलने के लिए कहोगी। मजाक में जोया आकाश से कहती है, तो तुम क्या चाहते हो, मैं अपना दिमाग बदल लूं? कमरे से बाहर जाते हुए आकाश जोया से कहता है, मुझे लगता है इससे पहले कि तुम अपना मन बदलो, हम यहाँ से होटल ब्लैक क्रिस्टल चले ही जाते हैं। आकाश और जोया एक दूसरे से बात करते हुए आश्रम से होटल की ओर निकल जाते हैं। अनमोल और काजल होटल ब्लैक क्रिस्टल पहुंचकर वहां रखे राउंड टेबल पर बैठ जाते हैं। तभी काजल अनमोल की आंखों में देखते हुए उसके तारीफ के कसीदे पढ़ने लगती है। सच में अनमोल, मैं आज बहुत खुश हूँ। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हारे जैसा लड़का मेरी जिंदगी में है। तुम कितने हैंडसम हो, स्मार्ट हो और कितने जिम्मेदार हो। मैं ही बेवकूफ थी जो तुम्हारी इन क्वालिटीज को देर से समझ पाई। काजल की बातों को सुन अनमोल हंसते हुए कहता है, तुम तो लगता है मेरी टांग खींच रही हो, इतना भी खास इंसान नहीं हूँ मैं। वैसे तुमने मेरी इतनी तारीफ कर ही दी है तो थोड़ी तारीफ मैं भी तुम्हारी कर ही देता हूँ। वैसे तुम आज इस ब्लैक गाउन में काफी खूबसूरत लग रही हो। अनमोल काजल की तारीफ कर ही रहा होता है, तभी उसे सामने से ब्लैक गाउन में जोया आते हुए नजर आती है। काजल थोड़ा नाराज होते हुए अनमोल से पूछती है, बस खूबसूरत लग रही हूँ, इतनी सी ही तारीफ, और तारीफ करो ना मेरी। जोया की खूबसूरती में खोते हुए अनमोल प्यार भरे अंदाज में कहने लगता है, तुम्हारी खूबसूरती की अब मैं क्या ही मिसाल दूं। जीने की तमन्ना लिए सितारों में कहीं खो सा जाता हूँ, बादलों में भी हर जगह बस तेरी ही तस्वीर पाता हूँ। अनमोल के मुंह से अपनी तारीफ सुन काजल का मन मानो गद गद हो रहा होता है, पर उसे क्या पता था
कि अनमोल जिसकी तारीफ में इतने कसीदे पढ़ रहा है वो उसके लिए नहीं बल्कि जोया के लिए होते हैं। अनमोल काजल के साथ तो बैठा होता है पर उसकी नजर तो सिर्फ जोया पर ही होती है। तभी पीछे से आकाश जोया के पास आता है और चलते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है। जोया को आकाश का हाथ थामे हुए देख मानो अनमोल के तन बदन में आग सी लग जाती है। आकाश के साथ जोया को देख क्या करेगा अनमोल? क्या होने वाला है इन चारों के बीच में कोई बवाल? क्या किले के अंदर कोई मुसीबत कर रही है अनमोल का इंतजार? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। होटल ब्लैक क्रिस्टल में जैसे ही अनमोल आकाश को जोया के साथ आते हुए देखता है उसका मन मानो बैठ सा जाता है। उसी वक्त काजल अनमोल को मायूस होता हुआ देख चौंक जाती है। वो हैरान होते हुए अनमोल से पूछने लगती है, अरे अभी तो मेरी तारीफ के पुल बांधे जा रहे थे, शेरो शायरी कर रहे थे, अभी अचानक से क्या हो गया तुम्हें? इतने गुमसुम क्यों हो गए? काजल की बात सुनकर अनमोल अपना सर हिलाते हुए कहता है, कुछ भी तो नहीं हुआ है मुझे, ठीक ही तो हूँ। जोया आकाश के साथ अनमोल की टेबल पर आती है। जोया को वहां खड़ा हुआ देख काजल अपनी जगह से उठते हुए उसे गले लगाती है और कहती है, अरे जोया तुम कब आई? अनमोल तुम नहीं मिलोगे अपने बचपन के दोस्त से? अनमोल भरी दिल से मानो अपनी जगह से उठता है और जोया और आकाश से हाथ मिलाता है। काजल आकाश को देखते हुए कहने लगती है, लेट मी गेस, यही है ना तुम्हारा बॉयफ्रेंड? क्या नाम है इनका? काजल जैसे ही आकाश को जोया का बॉयफ्रेंड कहती है उस बात को सुनकर आकाश वहां खड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है, पर वो किसी से कोई सवाल जवाब नहीं करता और वहां खड़ा सभी की बातें सुन रहा होता है। मुस्कुराते हुए जोया काजल से कहती है, आकाश मित्तल नाम है इनका, सुना तो होगा ही। आकाश मित्तल का नाम सुनते ही काजल हैरान होते हुए कहती है, आकाश मित्तल? मल्टी मिलियनर आकाश मित्तल? हंसते हुए आकाश काजल का जवाब देते हुए कहता है, जी एकदम सही पहचाना आपने, मैं वही मल्टी मिलियनर आकाश मित्तल हूँ। आकाश के परिचय पर अनमोल गुस्से में आते हुए उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगता है। तभी काजल आकाश से हाथ मिलाते हुए अपना परिचय देती है, हेलो आकाश, मेरा नाम काजल है और ये है मेरा बॉयफ्रेंड अनमोल, तुमसे मिलकर खुशी हुई। काजल से हाथ मिलाते हुए आकाश उसे कहता है, मिलकर खुशी हुई तुमसे काजल, वैसे मुझे नहीं पता था कि जोया के दोस्त भी यहाँ आने वाले हैं। चौंकते हुए काजल आकाश से कहती है, अरे ऐसे कैसे नहीं पता था तुम्हें? जोया ने हमें कहा था कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ आने वाली है। काजल की बात सुनकर आकाश भौंचक्का रह जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो काजल से क्या कहे। मामले को संभालते हुए जोया बीच में कहती है, ठीक है, अभी हम लोग तुम्हें ज्यादा तंग नहीं करेंगे, तुम लोग अपनी जगह बैठो और हम लोग वहां बैठ जाते हैं, तुम्हारी डेट हम खराब करना नहीं चाहते। जोया आकाश का हाथ पकड़कर अपने साथ दूसरे टेबल के पास ले जाती है। आकाश जोया से परेशान होते हुए धीमी आवाज में पूछने लगता है, तुमने उनसे ये क्यों कहा कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ? हंसते हुए जोया आकाश से कहती है, तो क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं बनना चाहते? तुम्ही ने तो कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। आकाश ताज्जुब भरी नजरों से जोया को देखते हुए कहता है, अचानक से तुम्हें क्या हो गया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है जोया। आकाश के होठों पर उंगली रखते हुए जोया उसे बड़े प्यार से कहती है, तुम्हें कुछ समझने की जरूरत नहीं है, आज हमारी पहली डेट है, आज अच्छे से वक्त गुजार लेते हैं, सवाल जवाब करने के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी हुई है। जोया की बात सुन आकाश उसे मुस्कुराकर देखता है और दोनों वहां पास वाली टेबल पर बैठ जाते हैं। जैसे जैसे रात बीत रही होती है आकाश जोया की आंखों में और काजल अनमोल के प्यार में डूब रहे होते हैं, पर अनमोल और जोया एक दूसरे के साथ नहीं होते हुए भी एक दूसरे के साथ होते हैं। अपने हाथ में वाइन का ग्लास लिए काजल अनमोल को बड़े प्यार से पिलाने लगती है। काजल को अनमोल के इतना करीब जाता हुआ देख जोया मानो जलन से भर उठती है। वो भी आकाश के करीब जाते हुए उसे बड़े प्यार से खाना खिला रही होती है, मानो वो अनमोल को जलाने के लिए ये सब कर रही हो। अनमोल काजल के हाथ से वाइन का ग्लास लेता है और अपने आप पीने लगता है। उसी वक्त होटल में कुछ संगीतकार आते हैं और वहां पर वायलिन बजाना शुरू कर देते हैं। वायलिन की मदहोश कर देने वाली संगीत सुनकर काजल अनमोल से कहती है, चलो ना अनमोल,
चलकर डांस करते हैं। इतना रोमांटिक सा माहौल है यहाँ। कतराते हुए अनमोल काजल से कहता है, अरे नहीं काजल, मुझे डांस बिल्कुल नहीं आता। अनमोल की बात सुनते हुए काजल अपनी जगह से उठती है और जबरदस्ती करते हुए उसे नाचने के लिए अपने टेबल के आगे ले जाती है। होटल के बीच में खड़ा अनमोल काजल से कहता है, ये क्या कर रही हो काजल? मैंने कहा ना, मुझे डांस नहीं आता है। काजल अनमोल के हाथों को पकड़कर अपने कमर पर रख लेती है और उसकी आंखों में देखकर बड़े प्यार से कहती है, तुम्हें नाचना नहीं है अनमोल, बस मेरी आंखों में देखना है और उनमें खो जाना है। वहां चल रही मदहोश कर देने वाली संगीत में काजल अनमोल के साथ नाचना शुरू कर देती है। अनमोल और काजल को वहां नाचता हुआ देख जोया अंदर ही अंदर काफी जल रही होती है। जोया तुरंत ही आकाश का हाथ पकड़ती है और उसे नाचने की जगह पर ले जाते हुए कहती है, शाम काफी हसीन हो रही है, मेरे साथ डांस करना पसंद करोगे? खुशी खुशी आकाश जोया के साथ नाचने चला जाता है और जोया के कमर पर हाथ रखकर उसकी आंखों में देखते हुए नाचने लगता है। आकाश जोया के साथ नाच रहा होता है पर जोया का सारा ध्यान अनमोल पर ही होता है। जोया की आंखों में देखते हुए आकाश उसे कहता है, एक तो ये म्यूजिक इतना रोमांटिक है और तुम्हारी आंखें मुझे पागल कर रही हैं। तुम्हारी खूबसूरती आज मेरी जान लेकर ही रहेगी। होटल में चारों ओर बड़ा हसीन सा माहौल छा जाता है। काजल अनमोल के करीब जाती है और उसे चूम लेती है। काजल को अनमोल को चूमता हुआ देख जोया मानो बौखला जाती है। अनमोल की नजर जोया पर ही होती है। तभी अनमोल को देखते हुए जोया भी आकाश को चूम लेती है। जैसे ही जोया आकाश को चूमती है, आकाश वहां खड़ा भौचक्का रह जाता है। हैरानी भरी नजरों से आकाश जोया को देखने लगता है। आकाश को चूमने के बाद जोया उसे थाम लेती है। जोया को आकाश को चूमता हुआ देख अनमोल वहां से गुस्से से चला जाता है। अचानक से अनमोल को वहां से जाता हुआ देख काजल को समझ नहीं आता कि आखिर उसे हुआ क्या है। वो अनमोल को आवाज देते हुए कहती है, अरे अनमोल, क्या हुआ तुम्हें? ठहरो तो सही। अनमोल को आवाज लगाते हुए काजल उसके पीछे जाने लगती है। जोया को अपने इतने करीब पाकर आकाश भी उसे गले लगाते हुए उसके करीब जाता है और उसे चूमते हुए कहता है, आई लव यू जोया, आई लव यू सो मच। जवाब में जोया आकाश से कहती है, आई लव यू अनमोल, आई लव यू सो मच। जोया का जवाब सुनकर आकाश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो जोया को तुरंत ही अपने से दूर कर उसे हैरत भरी निगाहों से देखने लगता है। तभी जोया को महसूस होता है कि उसके मुंह से सच्चाई निकल चुकी है। जोया के मुंह से सच्चाई सुनकर आकाश वहां से मायूस होकर चला जाता है और जोया वहां निशब्द खड़ी हो जाती है क्योंकि वो आकाश से कुछ भी कहने की हालत में नहीं होती। होटल के बाहर अनमोल बीच पर चल रहा होता है। काजल उसकी ओर भागते हुए आती है और उसे रोक कर पूछती है, क्या हुआ अनमोल? ऐसा क्या हुआ उस होटल में कि तुम चले आए? जवाब देते हुए अनमोल काजल से कहता है, कुछ नहीं काजल, बस उस खजाने के बारे में सोच रहा था। जब तक वो मुझे नहीं मिल जाता मेरा दिमाग शांत नहीं होगा, क्योंकि मुझे पैसों की सख्त जरूरत है ना, इसीलिए। अनमोल का जवाब सुनकर काजल उसे हैरान होते हुए देखने लगती है और उसे कहती है, पता नहीं अनमोल, कुछ वक्त से कुछ अजीब बिहेव कर रहे हो तुम। सच सच बता, क्या है? काजल की बात को हंसी में उड़ाते हुए अनमोल उसे कहता है, कहा ना तुझसे, उस खजाने को लेकर थोड़ा परेशान हूँ, इसीलिए शायद ऐसा बिहेव कर रहा हूँ। आई एम सॉरी। सोचते हुए काजल अनमोल से कहती है, उस खजाने के बारे में सोच रहा है ना तू? एक काम करते हैं, खेल खत्म, दुकान बंद करते हैं, अभी जाते हैं और वहां पर खजाने को निकाल कर ले आते हैं, तब जाकर तेरे मन को शांति मिलेगी। काजल की बात से सहमति जताते हुए अनमोल उसे कहता है, सही कह रही है तू काजल, जिस काम के लिए हम यहाँ आए हैं पहले वो करते हैं। मुझे लगता है यही सही वक्त है। अभी उस किले में जाते हैं और उस खजाने को निकाल कर ले आते हैं। अनमोल और काजल खजाना निकालने बीच से सीधे उस किले की ओर चले जाते हैं। हैदराबाद में रात के 11 बज रहे होते हैं। एक बड़े से मैदान के रास्ते पर एक आदमी डरते हुए चला जा रहा होता है और वो आदमी मैदान के किनारे पर आकर चलते हुए रुक जाता है। उस आदमी के रुकते ही असगर सिगार पीते हुए उसके सामने आ जाता है और उस आदमी से कहता है, और वकील, आ गए तुम? वकील अपने चारों ओर सन्नाटे से भरी जगह को देखते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ असगर भाई, पर आपने मुझे ऐसी जगह क्यों बुलाया?
वकील के करीब जाते हुए असगर उसे कहता है, पुलिस मेरी पीछे पड़ी हुई है वकील, इसलिए मैंने तुझे यहाँ बुलाया है। मैंने तुझे काम दिया था वकील, मेरे आदमियों को जेल से छुटाने का काम। बोल, कैसे निकाल सकते हैं उन्हें जेल से? अपना सर हिलाते हुए वकील असगर से कहता है, आपके आदमियों का जेल से बाहर निकलना भाई नामुमकिन है। आप कुछ भी कर लो, पर अभी कुछ नहीं हो सकता है। वकील की बात सुनकर असगर अपने दांत पीसते हुए कहता है, कि जो कुछ भी हो रहा है उस अनमोल की वजह से हो रहा है। सही कहा था उस अब्बू लुलू ने कि उस अनमोल को खत्म कर देना चाहिए। अगर तब अब्बू लुलू की बात मान लेता, आज मेरी ये नौबत नहीं आती। अब मैं दोबारा वो गलती नहीं करूंगा। मुझे कैसे भी करके अब्बू को बाहर ही निकालना है, चाहे इसके लिए मुझे जो भी कीमत चुकानी पड़े, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अब्बू ने जो अनमोल को मारने का अधूरा काम छोड़ा है, बाहर निकलकर वो ही उसे पूरा करे। बोल वकील, कोई तो तरकीब होगी उसे बाहर निकालने की। अब्बू लुलू को जेल से निकालने की तरकीब बताते हुए वकील मुस्कुराते हुए असगर से कहता है, आपके इंतकाम की घड़ी खत्म होने वाली है असगर भाई। कानूनी प्रक्रिया से तो अब्बू लुलू को बाहर लाना नामुमकिन है, पर कानून के दायरे से अगर हम बाहर जाएं, तो ये काम मुमकिन है। इंतकाम की आग में जल रहा असगर कैसे करेगा अनमोल पर वार? क्या असगर अब्बू लुलू को छुड़ा पाएगा जेल से? और जब जेल से छुटा जाएगा अब्बू लुलू, कैसे करेगा अनमोल उसका सामना? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। अनमोल से बदला लेने की दोस्तों, अभी खरीदिए कोई भी कॉइन बैग और एंजॉय कीजिए एड फ्री लिसनिंग। से बदला लेने की चाह में असगर अंदर ही अंदर बुरी तरह से झुलस रहा होता है। उसी के चलते असगर अब्बू लुलू को जेल से छुड़वाना चाहता है, ताकि वो अनमोल को मार सके। वकील असगर को गैर कानूनी तरीके से जेल से अब्बू लुलू को छुड़ाने की बात करता है। उस तरीके को जानने के लिए असगर वकील से पूछता है, क्या है वो तरीका वकील, जिससे मैं अब्बू लुलू को जेल से छुड़ा सकता हूँ? असगर को समझाते हुए वकील उसे कहता है, असगर भाई, अब्बू लुलू को अभी चंचल गुंडा की छोटी जेल में रखा गया है, पर आज सुबह 4 बजे अब्बू लुलू को सेंट्रल जेल शिफ्ट किया जाएगा। अब आपको जो कुछ भी करना है, इसी 4 से 5 बजे के दरमियान ही कुछ करना पड़ेगा। अगर एक बार अब्बू लुलू सेंट्रल जेल में चला गया, तो फिर उसका सालों तक निकल पाना नामुमकिन है। वकील की बात को बड़े गौर से सुनते हुए असगर कहने लगता है, समझ गया, तेरी बात मैं समझ गया वकील। अब अब्बू लुलू के किस्मत का सारा दारोमदार इस चंचल गुड़ा और सेंट्रल जेल के रास्ते पर टिका हुआ है। वकील से बात करते हुए असगर के चेहरे पर एक शैतानी हंसी आ जाती है। पौंडीचेरी में रात के करीब 12 बज रहे होते हैं। अनमोल और काजल उस किले के बाहर गुप्त अंधेरे में आकर खड़े हो जाते हैं। काजल अपने हाथ में टॉर्च थामे खड़ी होती है, तो अनमोल अपने हाथ में उस छोटे तोप को लिए खड़ा होता है। उस किले के चारों ओर घने अंधेरे को देखते हुए काजल डरते हुए अनमोल से कहती है, कितना अंधेरा छाया हुआ है यहाँ, मुझे तो काफी डर लग रहा है अनमोल। काजल का हौसला बढ़ाते हुए अनमोल उसे कहता है, डर मत काजल, मैं हूँ तेरे साथ, बस कुछ ही देर की बात है और फिर हम लोग वो खजाना निकालकर जल्द ही यहाँ से चले जाएंगे। प्लीज मेरी खातिर थोड़ा सब्र कर ले। अनमोल की बात सुनकर काजल अपना हौसला बढ़ाते हुए अपनी नजरें ऊंची करती है और उस किले के अंदर देखने लगती है। उस किले के अंदर जाने के लिए मानो काजल अपने आप को तैयार कर रही होती है। तुरंत ही काजल अनमोल का हाथ पकड़कर अपने दूसरे हाथ में पकड़ी हुई टॉर्च को जलाती है और देखते ही देख दोनों उस किले के अंधेरे को काटते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। उस किले के अंदर चलते हुए काजल और अनमोल उस बड़े से तोप तक भी पहुंच जाते हैं। अपने हाथ में उस तोप की चाबी को थमाते हुए अनमोल उस बड़े तोप को देखकर कहता है, अभी इस चाबी को लगाकर इस तोप को यहाँ से हटाता हूँ, बस कुछ ही देर में इस तोप के नीचे का गड़ा हुआ सारा खजाना मेरा होगा। अनमोल अपने हाथ में थामे हुए छोटी तोप की नाली को उस बड़े तोप के छेद में डालकर उसे खोलने जाता है, ताकि उस बड़े तोप को हटाया जा सके। तभी काजल डरते हुए अनमोल से कहती है, मुझे काफी डर लग रहा है अनमोल, पता नहीं अंदर क्या होगा। काजल की बात का जवाब देते हुए अनमोल उसे कहता है, अब जो भी इस जमीन के नीचे होगा
मुझे उसका सामना करना ही पड़ेगा काजल, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। इतनी दूर आकर मैं किसी चीज से डरकर हार तो नहीं मान सकता ना। देखते ही देखते अनमोल उस छोटी तोप की नली को उस बड़े तोप के छेद में डालकर घुमा देता है। उस तोप की नाली को घुमाते ही अनमोल को ऐसा लगता है मानो एक बड़ा ताला चाबी के लगने पर खुल गया हो। उस बड़े तोप को अपने छोटे तोप के चाबी से खोलकर अनमोल 2 कदम पीछे हट जाता है। अनमोल को देखते हुए काजल उसे कहती है, इसमें चाबी लगाने से तो कुछ हुआ ही नहीं। अनमोल उस तोप के बाजू जाकर जोर से उसे अपने हाथों से हटाने लगता है और वो तोप जो पहले अपनी जगह से हट नहीं रहा होता है, वो अब धीरे धीरे सरकने लगता है। अनमोल को उस तोप को हटाते हुए देख काजल भी अनमोल का हाथ बांटने लगती है। देखते ही देखते दोनों मिलकर उस बड़े तोप को हटा देते हैं। तोप के अपने जगह से हटते ही अनमोल को उस जगह पर एक लकड़ी का दरवाजा दिखाई पड़ता है। उस दरवाजे को देखते हुए काजल अनमोल से पूछती है, ये तो किसी तहखाने का गुप्त रास्ता दिखाई पड़ रहा है। खुशी के मारे अनमोल काजल से कहने लगता है, इस गुप्त रास्ते का ताला अब खुल चुका है। अब देखना यह है कि इस तहखाने के अंदर आखिर क्या राज छुपा हुआ है। उस लकड़ी के दरवाजे को उठाकर काजल और अनमोल उसके अंदर दाखिल हो जाते हैं। उस तहखाने के अंदर पहुंचकर काजल और अनमोल को अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं पड़ता। तभी काजल अपने हाथ में पकड़ी हुई टॉर्च को जैसे ही जलाती है, उसे अपने सामने एक बड़ा मकड़ी का जाला दिखाई पड़ता है। उस मकड़ी के जाले को देखकर काजल काफी डर जाती है और कसकर अनमोल को बाहों में जकड़ लेती है। अनमोल काजल को हौसला देते हुए कहता है, डर मत काजल, कुछ नहीं, बस मकड़ी का जाला ही तो है। अनमोल काजल का साहस बढ़ा ही रहा होता है, तभी ऊपर से एक बड़ी मकड़ी काजल के कंधे पर गिर पड़ती है। उस मकड़ी के गिरने पर काजल डर के मारे जोर से चिल्ला उठती है। उस मकड़ी को अनमोल अपने हाथ से काजल के कंधे से झटक देता है और काजल को संभालने लगता है। डरते हुए काजल अनमोल से कहती है, ये कैसी जगह है अनमोल, डर के मारे मेरी तो जान निकले जा रही है। अनमोल काजल को समझाते हुए कहता है, बस कुछ ही देर काजल, सालों से बंद पड़ा हुआ तहखाना है ये, इसीलिए इन जीवों ने इसे अपना घर बना लिया है। तू डर मत, कुछ नहीं होगा। तभी काजल टॉर्च की रोशनी से आगे के रास्ते को देखने लगती है। उस डरावने रास्ते को देखते हुए काजल अनमोल से कहती है, क्या हमें आगे जाना चाहिए अनमोल? कहीं रास्ते में कोई बड़ा सांप या कोई क्रीचर हुआ तो? काजल की बात पर हंसते हुए अनमोल उसे कहता है, कोई क्रीचर नहीं होगा काजल, ये कोई फिल्म नहीं है, बल्कि हकीकत है, हकीकत। चल अब आगे चलते हैं, मुझसे अब और रहा नहीं जा रहा। मुझे देखना है कि इस तहखाने में कौन सा खजाना रखा हुआ है। अनमोल अपने हाथों से उस मकड़ी के बड़े जाले को रास्ते से हटाते हुए काजल के साथ आगे बढ़ने लगता है। टॉर्च की मध्यम रोशनी में काजल और अनमोल उस तहखाने में चले जा रहे होते हैं। तभी काजल को उस तहखाने की दूसरी ओर से किसी और की उपस्थिति महसूस होती है। काजल को ऐसा व्यतीत हो रहा होता है कि मानो कोई जीव उन्हीं की ओर देखते हुए अपनी जीभ लपलपा रहा हो। उस जीव के धीमे धीमे सरकने की आवाज काजल बड़े गौर से सुन रही होती है। अनमोल को सतर्क करते हुए काजल उसे कहती है, अनमोल, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। फिर से अनमोल काजल की बात को हंसी में उड़ाते हुए उसे कहता है, तू डरी हुई है काजल, इसीलिए तेरे दिमाग में ये सब चल रहा है। इस तहखाने में हमारे अलावा कोई और नहीं है, तू चिंता मत कर। काजल से बात करते हुए अनमोल की नजर तहखाने के दूसरी ओर जाती है, जहां पर एक सुनहरे रंग की रोशनी चमक रही होती है। उस रोशनी को देखकर काजल और अनमोल के मुंह हैरानी से खुले के खुले रह जाते हैं। उत्तेजित होते हुए अनमोल उस रोशनी को देखते हुए काजल से कहता है, वो देख काजल, जिस चीज के लिए हम यहाँ आए हैं वो चीज अब हमारे सामने रखी हुई है। तुरंत ही अनमोल उस रोशनी की ओर बढ़ता है। जैसे ही अनमोल उस रोशनी के करीब जाता है, उसे वहां एक सोने का मुकुट दिखाई पड़ता है। कुछ ही दूर खड़ी काजल उस मुकुट को देखते हुए अनमोल से कहती है, यहाँ तो बस एक क्राउन ही है, मैंने तो सोचा था यहाँ पर हीरे जवाहरात और अशरफियां होंगी। हीरों और रत्नों से जुड़ा हुआ उस मुकुट को देखते हुए अनमोल काजल से कहता है, ये हीरे जवाहरात और अशरफियों से भी कीमती चीज है काजल। जरूर ये किसी राजा का शाही मुकुट है जो किसी मकसद के तहत यहाँ पर छुपाया गया है। इस एंटीक की कीमत
जरूर करोड़ों में होगी, करोड़ों में। अनमोल उस मुकुट को जैसे ही लेने आगे बढ़ता है, तभी काजल को पीछे से रेंगते हुए एक जीव की आहट सुनाई पड़ती है। काजल अपने टॉर्च की रोशनी से अपने आसपास देखने लगती है, पर उसे वहां कुछ दिखाई नहीं पड़ता। अनमोल मुड़कर काजल से पूछने लगता है, क्या हुआ काजल, क्या देख रही है यहाँ वहां? डरते हुए काजल अनमोल से कहती है, मुझे अभी यहाँ पर किसी की आहट सुनाई दी अनमोल, जरूर वहां पर कुछ था। मुस्कुराते हुए अनमोल अपना सिर हिलाने लगता है, पर जैसे ही काजल उस मुकुट की ओर देखती है, वो जोर से चिल्ला उठती है। उस मुकुट पर एक बड़ा काला नाग फन फैलाए अनमोल के आगे खड़ा हो जाता है। अनमोल उस नाग को देखते हुए अपने कदम पीछे लेने लगता है। तेजी से वो सांप अनमोल की ओर बढ़ रहा होता है। काजल चिल्लाते हुए अनमोल से कहती है, सब कुछ छोड़ अनमोल, बस निकलते हैं यहाँ से। पर अनमोल को तो मानो वहां से खाली हाथ जाना बिल्कुल नागवारा होता है। वो उस सांप से उलझते हुए उस मुकुट की ओर जाने लगता है। तभी उस तहखाने में कुछ और छोटे सांप काजल और अनमोल को घेर रहे होते हैं। काजल अनमोल को समझाते हुए कहती है, प्लीज अनमोल, निकलते हैं यार यहाँ से, वरना ये सांप हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये हमारे काफी नजदीक आ रहे हैं। मुझे तो लगता है ये मुकुट श्रापित है और ये सांप इस जगह का रक्षक है। उस बड़े सांप के आगे खड़ा अनमोल अपने कदम पीछे लेते हुए काजल से कहता है, ऐसा कुछ नहीं है काजल, और ये मुकुट कोई श्रापित नहीं है। बस ये जीव हमें अपनी जगह से जाने के लिए कह रहे हैं, पर मैं भी उस मुकुट को लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। अनमोल अपनी जिद पर अड़ते हुए उस मुकुट की ओर बढ़ता है, पर वो काला सांप अनमोल का रास्ता रोके वहीं खड़ा होता है और धीरे धीरे उस खंडहर के सभी जहरीले जीव काजल और अनमोल को घेर रहे होते हैं। कैसे बचेंगे अनमोल और काजल उन जहरीले सांपों से? क्या जान बचाकर निकल पाएंगे अनमोल और काजल उस तहखाने से? और क्या मिल पाएगा अनमोल को वो शाही मुकुट? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। उस मुकुट को पाने के जुनून में अनमोल को अपने इर्द गिर्द जहरीले जीवों से भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। अपनी ओर उन सांपों को आते हुए देख काजल अनमोल से मदद की गुहार लगाते हुए कहती है, प्लीज अनमोल, निकलते हैं यार यहाँ से, वरना हमारा बचना नामुमकिन है। काजल की बात को सुनकर भी अनसुना कर अनमोल उस मुकुट की ओर बढ़ने लगता है। उस मुकुट के पास फन फैलाए खड़ा वो बड़ा सांप अनमोल को फुंकारते हुए मानो चेतावनी दे रहा हो कि आगे बढ़ने पर उसकी मौत हो सकती है। अनमोल को वहीं खड़ा देख वो सांप उस पर वार करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे तैसे कर अनमोल उस सांप के वार से बचने लगता है। उस टॉर्च की रोशनी से काजल को वहां के सभी सांपों को देखना भी अब मुश्किल हो रहा होता है। अचानक से वो बड़ा सांप अनमोल की आंखों से ओझल हो जाता है। काजल विनती करते हुए अनमोल से कहती है, अनमोल, हमें जल्द ही यहाँ से निकलना होगा, वरना ये सांप हमें काट लेंगे। उसी वक्त अनमोल की नजर दीवार पर लगे एक बड़े कंदील पर जाती है। उस कंदील को देखकर अनमोल उसे तुरंत लेने जाता है। जैसे ही अनमोल उस कंदील को लेने उस दीवार के पास जाता है, तभी काजल को वो बड़ा सांप अनमोल के पीछे फन फैलाए खड़ा नजर आता है। इससे पहले कि वो सांप अनमोल पर हमला करता, काजल चिल्लाते हुए अनमोल को सतर्क करती है, अनमोल, वो सांप तुम्हारे पीछे ही खड़ा हुआ है। उस कंदील को अपने हाथ में लेकर अनमोल उस सांप के हमले से बचने के लिए बाजू छलांग मार देता है। जैसे ही अनमोल छलांग मारकर जमीन पर गिरता है, वो उस सांप की आंखों में आंखें डालकर उसे देख रहा होता है, मानो अनमोल भी उसे कह रहा हो कि वो उस मुकुट को लिए बिना वहां से जाने वाला नहीं है। तुरंत ही अनमोल अपने पैरों पर खड़ा होता है और उस कंदील को जमीन पर पटक कर उसे तोड़ देता है। कंदील के टूटते ही उसमें से तेल रिसने लगता है और अनमोल उस कंदील को अपने जेब से लाइटर निकालकर उसे आग लगा देता है। आग की रोशनी से उस तहखाने में सभी जगह रोशनी भर जाती है। उस आग की रोशनी से तहखाने के सभी छोटे सांप काजल से दूर हटने लगते हैं और अनमोल उस बड़े सांप को उस आग की रोशनी से डराते हुए उसे किनारे कर देता है। सांप को किनारे कर अनमोल तेजी से भागते हुए उस मुकुट को वहां से उठा लेता है। तभी काजल के हाथ से वो टॉर्च छूट जाती है और ढलकते हुए एक सांप के बिल में गिर जाती है। जैसे ही अनमोल उस मुकुट को अपने हाथ में लेता है, कंदील की आग धीरे धीरे बुझने लग जाती है।
उस आग को बुझा हुआ देख काजल घबराते हुए अनमोल से कहती है, इस आग के बुझने पर ये सारे जहरीले सांप हमें नहीं छोड़ेंगे अनमोल। हमें तुरंत अंधेरा होने से पहले यहाँ से निकलना होगा, समझे? जैसे जैसे आग बुझ रही होती है वैसे ही सांपों की आवाजें तेज होने लगती है। अनमोल काजल को लेकर उस तहखाने से बाहर की ओर जा रहा होता है और उस आग की धीमी होती हुई रोशनी से सांप वापस अपने बिलों से निकल रहे होते हैं और उन्हीं के करीब बढ़ रहे होते हैं। उस तहखाने में रोशनी कम होता हुआ देख काजल की नजर उस बड़े सांप पर भी जाती है जो उन्हीं की ओर बढ़ रहा होता है। उस सांप पर नजर रखते हुए दोनों उस तहखाने के बाहर निकल रहे होते हैं। उस कंदील की आग अब बस एक मोमबत्ती की लो के बराबर ही रह जाती है और उस तहखाने के सभी गुस्सैल जीव मानो अनमोल और काजल के काफी करीब आने लग जाते हैं। उस कंदील की रोशनी को बुझता हुआ देख काजल अनमोल से कहती है, अगर ये आग बुझ गई तो हम इस अंधेरे में कहीं खो जाएंगे और फिर ये सांप छोड़ेंगे नहीं हमें अनमोल। बड़ी बहादुरी से बिना डरे अनमोल उस कंदील की धीमी रोशनी में आगे बढ़ रहा होता है और अंत में जैसे ही कंदील की आग बुझ जाती है और सभी जगह अंधेरा हो जाता है, अनमोल अपने आप को उस तहखाने के दरवाजे पर खड़ा पाता है। तुरंत ही अनमोल काजल को लेकर उस तहखाने के बाहर निकल आता है और उसका दरवाजा ऊपर से लगा देता है। उस तहखाने से बाहर निकलकर काजल और अनमोल एक दूसरे को हैरान भरी नजरों से देख रहे होते हैं, मानो उन्हें यकीन नहीं होता है कि वो उस तहखाने से जिंदा बचकर बाहर निकल आए हों। खुशी के मारे काजल और अनमोल एक दूसरे के गले लगने लगते हैं। काफी उत्तेजित होते हुए काजल अनमोल के गले लगकर उसे कहती है, We did it अनमोल, we did it। आखिर तुम ये मुकुट वहां से निकाल ही लाए। एक गहरी सांस लेते हुए अनमोल काजल से कहता है, बस बाल बाल बचे हैं काजल, पर जो चीज मुझे चाहिए थी वो मुझे अब मिल चुकी है। अब बस हैदराबाद जाने की देरी है। कल सुबह हम इस मुकुट को लेकर हैदराबाद चले जाएंगे और इस मुकुट के जरिए मेरी सारी मुसीबतें अब हल हो जाएंगी। अपने मन की बात बताते हुए अनमोल काजल को लेकर वहां से चला जाता है। हैदराबाद की चंचलगुड़ा जेल के बाहर सुबह 4 बजे अब्बू लुलू को उसके दोनों साथी विशाल और अल्ताफ के साथ सेंट्रल जेल शिफ्ट किया जा रहा होता है। काफी सारे पुलिस बल के साथ अब्बू लुलू और उसके साथियों को एक नीले रंग की वैन में बिठाया जाता है। अब्बू लुलू और उसके साथियों को वैन में बिठाकर पुलिस उन्हें सड़क के रास्ते सेंट्रल जेल की ओर ले जा रही होती है। कुछ देर बाद पुलिस की वैन चलते हुए अचानक से एक झटका खाती है, जिससे वैन अपने काबू से बाहर हो रही होती है। ड्राइवर के बाजू बैठा पुलिसकर्मी उसे पूछता है, क्या हुआ सुंदर, ये वैन को क्या हुआ है? सुंदर उस पुलिसकर्मी से कहता है, लगता है सर वैन के टायर फट चुके हैं, गाड़ी अपने कंट्रोल में आ ही नहीं रही है। पुलिस के वैन का टायर फटने पर वो वैन अपने काबू से बाहर होते हुए सीधे सड़क के किनारे लगे हुए एक बड़े झाड़ से टकरा जाती है। झाड़ से टकराते ही वैन में बैठे हथियारबंद सभी पुलिसकर्मी हरकत में आते हुए नीचे उतरने लगते हैं। वैन से नीचे उतरते ही उन सभी पुलिसकर्मियों को अपने सामने एक धुएं का बादल दिखाई देता है। उस धुएं के कारण वहां खड़े सभी पुलिसकर्मी धीरे धीरे नींद में जाने लगते हैं। तभी पीछे से 4 आदमी अपने चेहरे पर नकाब लगाए उस वैन में चढ़ते हैं और अब्बू लुलू और उसके साथियों को नकाब पहनाने लगते हैं। उस नकाब को पहनते हुए अब्बू लुलू वहां आए लोगों से पूछता है, क्या जहरीला धुआं है? तभी एक शख्स अब्बू लुलू से कहता है, जहरीला नहीं, नींद का धुआं है ये। अब्बू लुलू और उसके साथियों को नकाब पहनाकर वो लोग वैन से नीचे उतर जाते हैं। अब अब्बू लुलू पूरी तरह से आजाद हो चुका होता है। अब्बू लुलू अपनी कलाई को घुमाते हुए बड़े शान से इतराते हुए वैन से नीचे उतरता है और उन पुलिसकर्मियों को जमीन पर बेहोश पड़ा देख जोर जोर से हंसने लगता है। तभी अब्बू लुलू को उस धुएं की चादर में से एक शख्स नकाब लगाए उसी की ओर आता हुआ दिखाई पड़ता है। उस शख्स को देखकर अब्बू लुलू समझ जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि असगर भाई ही है। अब्बू लुलू असगर की ओर बढ़ता है और उसे गले लगाते हुए कहता है, शुक्रिया असगर भाई, एक आप ही थे जो मुझे जेल से बचा सकते थे। अपनी बात कहकर अब्बू लुलू असगर के हाथ चूमने लगता है। जैसे जैसे धुआं घटने लगता है, असगर अपना नकाब उतारकर एक विकराल चेहरा बनाता है। वो गुस्से में आते हुए अब्बू लुलू से कहता है, मेरे बच्चे, मैंने तेरी बात नहीं मानकर बहुत बड़ी गलती की है। उसी गलती को सुधारने के लिए तुझे अभी मैंने छुड़ाया है।
असगर से बात करते हुए अब्बू लुलू उसे कहता है, मुझे पता है भाई, इस खास काम के लिए आपने मुझे यहाँ से निकाला है। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं उस अनमोल को किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा। अब्बू लुलू को हाथ दिखाते हुए असगर उसे कहता है, अनमोल को तुझे खत्म नहीं करना है, उसे तो तुझे इतनी तकलीफ देनी है जो उसने सपने में भी नहीं सोची होगी, और तकलीफ दे देकर अनमोल को खत्म करना है, क्योंकि विश्वासघात की सजा असगर कभी माफ नहीं करता है। असगर के गुस्से को देखकर अब्बू लुलू भी हैरान होने लगता है और हंसते हुए उसे कहता है, यही आग जो आपके दिल में है, वही आग लिए मैं कब से जी रहा हूँ भाई। अब उस अनमोल को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तभी असगर नसीहत देते हुए अब्बू लुलू से कहता है, अनमोल पर मुसीबत आनी ही है, पर कुछ वक्त के लिए तुझे शांत रहना पड़ेगा। अब्बू लुलू जमीन पर पड़े बेहोश पुलिस कर्मियों को देखते हुए असगर से कहता है, समझ गया भाई, कुछ टाइम के लिए हमें अंडरग्राउंड ही रहना पड़ेगा। तभी एक कार उनके पास आकर रुकती है और सभी लोग उसमें बैठकर वहां से चले जाते हैं। सुबह पौंडीचेरी में जोया अपने कमरे में मायूस बैठी होती है। उसी वक्त आकाश जोया के कमरे में आते हुए उसे कहता है, गुड मॉर्निंग जोया मैडम, क्या हाल है आपके। रात के वाकये के बाद जोया को अंदेशा नहीं होता है कि आकाश उसे कभी मिलेगा भी। जोया हैरान होते हुए आकाश से कहती है, तुम यहाँ? कल रात के बाद मुझे लगा कि तुम मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करोगे, और कल रात के लिए मैं काफी शर्मिंदा हूँ। आई एम सॉरी। मुस्कुराते हुए आकाश जोया से कहता है, तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है जोया। मैं अच्छे से जानता हूँ कि जलन के मारे इंसान कभी कभी वो चीजें कर बैठता है जिसका उसे खुद अंदाजा नहीं होता। प्यार की तड़प क्या होती है ये अच्छे से पता है मुझे। इंसान की जलन से उसके प्यार करने की शिद्दत का पता चलता है जोया मैडम। अपना मुंह फेरते हुए जोया मायूसी से आकाश से कहती है, अनमोल के लिए मेरे दिल में जो प्यार है उसकी शिद्दत अभी तुमने देखी ही कहाँ है आकाश। जोया की बात सुनकर आकाश उसके करीब जाते हुए कहता है, अगर इतना ही प्यार करती हो तुम उस अनमोल से, तो यहाँ क्या कर रही हो? जाओ हैदराबाद और हासिल करो अपने प्यार को। क्या सच में जोया जाएगी हैदराबाद अनमोल को पाने के लिए? क्या हैदराबाद पहुंचकर अनमोल बेच पाएगा उस शाही मुकुट को? और कैसे और कब करेगा अब्बू लुलू अनमोल पर अपना वार? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। जोया से बात करते हुए आकाश उसे हैदराबाद जाकर अपने प्यार को हासिल करने की नसीहत देता है। आकाश की नसीहत सुनकर जोया हैरान होकर उसे देखने लगती है। तभी आकाश अपनी बात को जोया के सामने रखते हुए कहता है, पता है जोया, प्यार एक बड़ी खास चीज होती है, और आप जिससे प्यार करते हो उसी के साथ ही जिंदगी बितानी चाहिए, वरना जिंदगी काफी दुश्वार हो जाती है। जब तक तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा प्यार नहीं होगा तब तक तुम यूं ही बेचैन फिरती रहोगी। मेरी दादी अक्सर कहा करती है, दिल के जज्बात दिल में नहीं रखने चाहिए, वरना वो नासूर बन जाते हैं। और अपने प्यार को पाने के लिए तुम्हें एक कोशिश करनी ही चाहिए, चाहे तुम्हारी कोशिश नाकामयाब ही क्यों ना हो। अपनी बात कहकर आकाश जोया के कमरे से चला जाता है। गंभीर होते हुए जोया आकाश की बात पर गौर करते हुए कहती है, आकाश सही कह रहा है, अनमोल से दूर होकर पहले ही मैंने एक गलती की थी, पर अब मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगी। मैं हैदराबाद जाऊंगी और अनमोल को पाकर ही रहूंगी। रविवार की सुबह अनमोल का नया घर दुल्हन की तरह सजा हुआ होता है। जहां मेहमानों का ताका लगा हुआ होता है, घर के गेट पर राघवेंद्र और कुंदन मेहमानों के स्वागत के लिए खड़े होते हैं, तो वहीं नीलम और चंदा घर के अंदर पूजा की तैयारियां कर रहे होते हैं। गेट पर खड़े राघवेंद्र सामने से आ रही राधिका बुआ को देखते हुए कुंदन से कहते हैं, ये देख, आ रही है तेरी राधिका बुआ अपने फूफा के साथ। सोना तो ऐसे पहन कर आ रही है मानो दुनिया में इसी के पास ही सोना पड़ा हुआ हो। जब मैं हॉस्पिटल में था एक बार भी नहीं भटकी मेरे पास, पर अब जब घर लेने की बात सुनी तो आ गई ताका झाकी करने। राघवेंद्र का जवाब देते हुए कुंदन उनसे कहता है, छोड़िए ना पापा, वैसे भी हमारे सभी रिश्तेदार ऐसे ही हैं। काम के वक्त ही ये बहाने देकर अपने हाथ खड़े कर देते हैं और सामने ऐसे जताते हैं मानो इन्हें हमारी काफी फिक्र हो। राधिका राघवेंद्र के नए घर को बाहर से निहारते हुए पास खड़े अपने पति से कहती है,
शानदार घर लिया है राघवेंद्र भाई के बेटों ने। इन लोगों के पास आखिर इतना पैसा आ कहां से रहा है? राधिका का पति उसे जवाब देते हुए कहते हैं, इंसान के दिन बदलते देरी नहीं लगती राधिका। सुना है अनमोल काफी पैसा कमा रहा है एंटीक्स के बिजनेस में। अब ये पुराने वाले राघवेंद्र और चंदा नहीं रहे। इनसे देख समझकर इज्जत से बात करना। अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लिए राधिका राघवेंद्र के पास जाती है और उनसे कहती है, नमस्ते भैया, मुबारक हो, बड़ा शानदार घर लिया है आपने। मैं इनसे इतने दिनों से कही रही थी कि राघवेंद्र भैया की हालत का जायजा ले आते हैं, पर ये है कि इनको फुर्सत ही नहीं मिलती। राधिका की बात सुन उसका पति हैरान होते हुए उसे देखने लगता है। हंसते हुए राधिका राघवेंद्र से कहती है, वैसे भी मुझे चंदा दीदी से एक जरूरी काम था। अनमोल और कुंदन के लिए बहुत खूबसूरत लड़कियां देखी हैं मैंने। राधिका को देखते हुए राघवेंद्र मजाक में उसे कहता है, दूसरे लड़कियों का छोड़, तूने अपनी खूबसूरत शक्ल दिखाई वही काफी है। अंदर जा और अपनी भाभी को अपना ये सुंदर चेहरा दिखा जरूर देना, और हाँ, अपना नाम जरूर बता देना। शायद तेरी शक्ल भूल चुकी होगी मेरी बीवी। राघवेंद्र के तानों से बचते हुए राधिका वहां से हंसते हुए चली जाती है और राघवेंद्र अपने घर पर आ रहे सभी मेहमानों से मिलने में व्यस्त हो जाते हैं। पौंडीचेरी में अपने होटल के कमरे में काजल हैदराबाद जाने के लिए एकदम तैयार खड़ी होती है, तो वहीं अनमोल अपने बिस्तर पर आराम से सो रहा होता है। काजल अनमोल को हिलाते हुए उसे कहती है, चलो ना अनमोल, हैदराबाद के लिए निकलते हैं। तुमने कहा था ना कि तुम्हारे घर पर आज पूजा है, जल्दी चलते हैं। कम से कम शाम तक पहुंचेंगे तो थोड़ी पूजा तो अटेंड कर सकते हैं ना, और मुझे तुम्हारे सभी रिश्तेदारों से भी तो मिलना है। बिस्तर पर अंगड़ाई लेते हुए अनमोल काजल से कहता है, अरे कोई खास रिश्तेदार नहीं है हमारे, और जल्दी जाकर भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक हम हैदराबाद पहुंचेंगे जिधर की चीज उधर हो चुकी होगी, इसलिए आराम से निकलते हैं। जिद करते हुए काजल अनमोल से कहती है, चलो ना अनमोल, फिर भी मुझे हैदराबाद जल्दी निकलना है, और तुम्हें भी तो अपने मुकुट को बेचना है। काजल की बात का जवाब ना देते हुए अनमोल पलटकर सो जाता है। अनमोल को सोता हुआ देख काजल उसे हिलाते हुए कहती है, उठो अनमोल, वरना मैं सच कह रही हूँ, मैं अकेली ही चली जाऊंगी हैदराबाद, उठो। काजल के काफी जिद करने पर अनमोल अपने बिस्तर से उठकर अपने सामान की ओर जाता है, जहां वो अपने सारे सामान को अच्छे से पैक करके रखा हुआ देखता है। जैसे ही वो मुड़कर काजल की ओर देखता है, काजल उसे कहती है, तुम्हारी हर एक चीज पैक करके रखती है मैंने, और तुम्हारे मुकुट को तो बहुत अच्छे से संभाल कर रखा है। बस तुम जल्दी फ्रेश होकर आ जाओ, हम तुरंत यहाँ से निकलते हैं। काजल की बात सुनकर अनमोल बाथरूम में चला जाता है। पौंडीचेरी के आश्रम में जोया अपने कमरे में बैठी होती है। परेशान होते हुए जोया अपने हाथ में फोन लेती है और सोचते हुए अपने आप से कहती है, माँ को कॉल करूं कि नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक काम करती हूँ, कॉल कर ही लेती हूँ, आगे जो होगा देखा जाएगा, कब तक अपनों से यूं ही भागती फिरूंगी। हौसला जुटाते हुए जोया अपनी माँ हबीबा को कॉल लगा ही लेती है। जोया का कॉल उठाकर हबीबा फोन पर कहती है, हेलो, कौन बात कर रहा है? कुछ देर जोया हबीबा से कुछ नहीं कहती, पर आखिर में घबराते हुए जोया फोन पर कहती है, हेलो अम्मी, हाँ हम बोल रहे हैं, जोया। जोया की आवाज सुनते ही हबीबा काफी भावुक होते हुए कहने लगती है, जोया, मेरी बच्ची, कैसी हो आप? कहाँ हो? हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। आप कहीं भी हो पहले घर आओ। इतने दिन हमसे दूर रहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जोया अपनी माँ की आवाज सुनकर रोते हुए कहती है, हम बिल्कुल ठीक हैं अम्मी, शादी का फैसला कर हमने बहुत बड़ी गलती की थी, इसलिए हम एयरपोर्ट से भाग गए थे और आप लोगों के पास इसलिए नहीं आए क्योंकि हमें डर था कि आप लोग हमसे नाराज हो रहेंगे। रोते हुए हबीबा जोया को समझाते हुए कहती है, पता है तुम्हें, हमारा गुस्सा आपके लिए सिर्फ 4 दिन का ही होता है। रोज आपके अब्बू आपकी याद में रोते हैं, तुमसे कोई सवाल जवाब नहीं लिया जाएगा, ना तुम पर शादी का दबाव डाला जाएगा। आप बस हमारे पास आ जाओ मेरे बच्चे। हबीबा की बात सुनकर जोया काफी खुश हो जाती है और अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, हम यहाँ पौंडीचेरी में एक आश्रम में हैं अम्मी, हम आज की ही बस पकड़कर हैदराबाद के लिए निकल जाएंगे। जोया की बात सुनकर हबीबा उससे कहती है, जल्दी आना जोया, मैं और तुम्हारे अब्बू आपका इंतजार करेंगे। हबीबा को जवाब देते हुए जोया उन्हें कहती है, हम जल्दी आएंगे अम्मी, बस आज ही हम हैदराबाद के लिए निकलेंगे। जोया जैसे ही अपने मम्मी से बात कर फोन रखती है,
उसे आश्रम के सभी बच्चे अपने दरवाजे पर थापा के साथ खड़े दिखाई देते हैं। जोया जैसे ही उन बच्चों की ओर देखती है, उन सभी की शक्लें काफी मायूस दिखाई देती हैं। जोया बच्चों के पास जाते हुए उनसे पूछती है, अरे छोटू, लक्ष्मी, बिरजू, क्या हुआ तुम लोगों को? ऐसे मायूस क्यों खड़े हुए हो? उदास खड़ी लक्ष्मी जोया से कहती है, आप हमें छोड़कर जा रही हो ना जोया दीदी? मुस्कुराते हुए जोया लक्ष्मी से कहती है, मैं तुम लोगों को छोड़कर नहीं, बस तुम लोगों से दूर जा रही हूँ। हैदराबाद में मेरी किसी को जरूरत है, मेरा वहां पर भी जाना जरूरी है लक्ष्मी। पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम लोगों को छोड़कर जा रही हूँ कि तुम सभी लोग यहाँ अपनी मनमानी करोगे। आकाश भैया और थापा से पल पल की खबर लेते रहूंगी मैं तुम सभी की। छोटू उत्साह दिखाते हुए जोया से कहता है, हम समझ सकते हैं जोया दीदी, हमारे घर वाले नहीं है ना, इसलिए हमें खुशी है कि आप अपने घर लौट रही हो। पर हमसे कभी नाता मत तोड़ना, जैसे आपके लिए अपने घर वाले सब कुछ है, आप हमारे लिए वैसे ही हो जोया दीदी। छोटू की बात सुनकर जोया भावुक होते हुए उसे गले लगा लेती है और देखते ही देखते सभी बच्चे जोया को आकर लिपट जाते हैं। उस नजारे को देखकर वहां खड़े थापा के आंसू बहने लग जाते हैं। थापा अपने आंसुओं को रोकते हुए जोया से कहता है, आप यहाँ की चिंता मत करिए जोया दीदी, मैं और आकाश भैया इस आश्रम को बहुत अच्छे से संभाल लेंगे। एक हल्की मुस्कान के साथ जोया थापा को देखती है और उस मुस्कान में मानो एक भरोसा छुपा होता है। अनमोल के घर पर नवरात्र की पूजा शुरू हो जाती है। सारे मेहमान पूजा की आरती के लिए इकट्ठे हो रहे होते हैं। आरती के शुरू होने में बस कुछ ही पल का वक्त होता है। तभी राधिका चंदा के पास जाते हुए उससे कहती है, बड़ी अच्छी पूजा रखी है तुमने भाभी। मेरी तो ये इच्छा है कि अगले साल आपके घर पे एक छोटी बहू आ जाए। मैं तो कह रही हूँ कि अनमोल की चट मंगनी पट ब्याह कर दो। मैंने सुना है बहुत अच्छा काम कर रहा है अनमोल। मेरे देवरानी के ननद की एक बेटी है सुशीला, मैं तो कह रही हूँ उससे अच्छा रिश्ता नहीं हो सकता अनमोल के लिए। चंदा और राधिका आपस में बात कर ही रहे होते हैं। तभी पंडित शंखनाद करते हुए कहता है, माता की आरती शुरू होने ही जा रही है, सभी लोग यहाँ आ जाएं। ये लीजिए चंदा जी, आरती की थाली, पूजा प्रारंभ कीजिए। उसी वक्त चंदा अपने पास खड़ी नीलम को आगे कर देती है और पंडित जी से कहती है, आज पूजा मैं नहीं बल्कि मेरी होने वाली छोटी बहू नीलम करेगी पंडित जी। चंदा की बात सुनकर वहां खड़ी राधिका चौंक कर उसे देखने लगती है। क्यों अनमोल के माता पिता ने सभी रिश्तेदारों के बीच नीलम को बहू घोषित करके खड़ा किया है? क्या अनमोल पर कोई परेशानी नाजिल होने वाली है? किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा अनमोल को उस शाही मुकुट को बेचने के लिए? और क्या है उस मुकुट का राज? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। राधिका चंदा से अनमोल के दोस्तों, अभी खरीदिए कोई भी कॉइन बैग और एंजॉय कीजिए एड फ्री लिसनिंग। से अनमोल के रिश्ते के बारे में बात कर ही रही होती है। ठीक उसी वक्त पंडित जी पूजा के लिए चंदा को आगे आने के लिए कहते हैं। तभी चंदा पंडित जी से अपनी होने वाली छोटी बहू का जिक्र करते हुए नीलम को आगे करती है, जिससे कि वहां खड़ी राधिका चौंक जाती है। चौंकते हुए राधिका नीलम को देखने लगती है। राधिका को देखते हुए चंदा अपने चेहरे पर एक मुस्कान दिए उसे कहती है, ये है मेरी घर की होने वाली छोटी बहू नीलम, पेशे से डॉक्टर है ये। नीलम का जिक्र आते ही अनमोल के घर पर खड़े सारे रिश्तेदारों की नजर सीधे नीलम पर आ गड़ती है। अनमोल के घर के सभी रिश्तेदारों के बीच खड़ी नीलम उन सभी को देख अपनी नजरें नीचे झुकाए शर्मा रही होती है। अपने हाथ में आरती की थाली पकड़े राघवेंद्र नीलम से कहते हैं, हाँ नीलम, वहां क्या खड़ी है? पंडित जी बुला रहे हैं, आरती तो तुझे ही शुरू करनी है। वहां खड़े सभी लोगों के बीच से होते हुए नीलम आरती करने पूजा स्थान तक चली आती है। अपना सर हिलाते हुए राधिका चंदा से कहने लगती है, आपके तो भाग्य खुल गए चंदा भाभी, इतना बड़ा घर, डॉक्टर रानी बहू। मैंने सुना है कि अनमोल काफी अच्छा कमा रहा है, इसीलिए मैंने सोचा उसके रिश्ते की बात आज कर ही लूं। पर सुशीला का और कुंदन का जोड़ा भी एकदम सही जमेगा। राधिका की बात सुन चंदा उसे कहती है, आज पूजा कर लेते हैं, शादी की बातें बाद में करते हैं, है ना राधिका? चंदा की बात सुनकर राधिका अपना मुंह चढ़ाते हुए कहती है, खैर मुझे क्या, मैं तो आपके अच्छे के लिए ही कह रही थी।
सच कहा है किसी ने, देने वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ कर ही देता है। वैसे भाभी, अनमोल कहीं दिखाई नहीं दे रहा। राधिका का जवाब देते हुए चंदा उससे कहती है, किसी खास काम से अनमोल पौंडीचेरी गया है, बस वहां से निकल चुका है, शाम तक आता ही होगा। चंदा की बात सुन राधिका उन्हें कहती है, जब तक अनमोल आएगा तब तक तो सारे रिश्तेदार भी जा चुके होंगे, लेकिन एक काम अच्छा किया आपने, जो आपने होने वाली बहू को सबसे परिचित करवा दिया। अनमोल जब आएगा उसे कहना कि राधिका बुआ ने उसे पूछा था। राधिका और चंदा बात कर ही रहे होते हैं, उसी वक्त पंडित जी एक और शंखनाद कर देते हैं और नीलम आरती करना प्रारंभ कर देती है। ढलता हुआ सूरज आसमान से बड़ा साफ दिखाई दे रहा होता है। उस सूरज को देखते हुए काजल कार चलाते हुए अनमोल से पूछती है, अपने शहर के हवा की बात ही कुछ और होती है ना अनमोल? वैसे तूने अपना नया घर लिया कहाँ है? मैं उस घर को देखने के लिए काफी बेकरार हूँ। अनमोल कार की स्टीयरिंग घुमाते हुए काजल से कहता है, बस पहुंचने वाले हैं हम, चलकर मम्मी पापा से मिल लेते हैं। कुछ ही दूर जाकर अनमोल अपनी गाड़ी रुका देता है। जैसे ही कार रुकती है, काजल कार से नीचे उतरकर अनमोल के सजे हुए नए घर को देखती है और उसे कहती है, अनमोल, सच में बहुत अच्छा घर है ये, आई लव इट। घर की तारीफ करते हुए काजल अनमोल को अपने गले से लगा लेती है। काजल को अपने गले लगता हुआ देख अनमोल अपने आसपास देखने लगता है कि उन्हें कोई देख तो नहीं रहा। काजल को अपने से अलग कर अनमोल उसे कहता है, बस बस काजल, रास्ते पर खड़े हैं हम लोग, चलो अभी अंदर चलते हैं और मम्मी पापा से मिलते हैं। जैसे ही काजल घर के अंदर दाखिल होती है, उसे वहां नीलम चंदा के साथ खड़ी हुई दिखाई देती है। नीलम को देखकर काजल का मुंह उतर जाता है, पर काजल को देखते हुए नीलम बड़ी उत्साहित होते हुए उसकी ओर जाती है और उसे गले से लगाकर कहती है, अरे काजल, आ गई तू? हो गया तुम लोगों का एंटीक का काम जिसके लिए तुम लोग पौंडीचेरी गए थे। इससे पहले कि काजल नीलम से कुछ कह पाती, पीछे से राघवेंद्र वहां कुंदन के साथ आते हैं। अनमोल को देखकर ताना मारते हुए राघवेंद्र कहते हैं, गनीमत है आ गया तू आज, मुझे तो लगा कि अगले साल आएगा तू, काम जल्दी खत्म करके नहीं आ सकता था? पता है कितनी अच्छी पूजा हुई है, सारे रिश्तेदार तेरी और नीलम की तारीफ करते हुए थक नहीं रहे थे। खैर, अब आ गया है तो अच्छे से पैर पड़कर प्रसाद खा ले। राघवेंद्र के मुंह से नीलम की बात सुनकर काजल को कुछ अटपटा सा लगता है, पर वो राघवेंद्र की बात को ज्यादा गौर नहीं करती। तभी वहां खड़े पंडित जी अपनी झोली उठाए बाहर जाते हुए अनमोल से कहते हैं, चलिए यजमान, आप आए, हमें उसकी बहुत प्रसन्नता है। लोगों ने आज के कार्यक्रम में भरपूर आनंद लिया है। अभी हमें एक अच्छी सी दक्षिणा देकर आप और आपकी होने वाली पत्नी हमें यहाँ से तुरंत विदा कीजिए। पंडित जी की बात सुनकर काजल के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वो अपने आप को अनमोल के साथ पंडित जी के पैर छूने के लिए तैयार कर रही होती है। तभी चंदा नीलम को कोहनी मारते हुए आगे करती है। देखते ही देखते अनमोल और नीलम पंडित जी के पैर छूने लगते हैं। नीलम और अनमोल को पंडित जी का पैर छूता हुआ देख वहां खड़ी काजल आश्चर्यचकित हो जाती है। आशीर्वाद देते हुए पंडित जी अनमोल और नीलम से कहते हैं, खूब तरक्की करो और जब अगली बार मैं यहाँ वापस आऊं तो बेटी मुझे तेरे गोद में एक नन्हा सा नौरा सा लल्ला दिखना चाहिए। मुस्कुराते हुए चंदा पंडित जी से कहती है, आपके मुंह में घी शक्कर पंडित जी, आप जो कह रहे हो वो सत्य हो। अनमोल देख क्या रहा है, पंडित जी को दक्षिणा दे। अनमोल काजल की ओर हिचकिचाता हुआ देखता है और अपने जेब से पैसे निकालकर पंडित जी को देता है। पंडित जी अपने जेब में दक्षिणा रखते हुए राघवेंद्र से कहते हैं, सच में राघवेंद्र जी, कोई पुण्य किए होंगे आपने जो नीलम जैसी बहू आपको प्राप्त हुई है। चलिए मैं चलता हूँ, वैसे भी मुझे काफी देर हो चुकी है। राघवेंद्र पंडित जी के साथ जाते हुए उन्हें कहते हैं, सच कहा पंडित जी आपने, नीलम के रूप में मुझे एक बहू नहीं बल्कि एक बेटी मिल रही है। चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। राघवेंद्र के साथ कुंदन भी बाहर चला जाता है। काजल को देखते हुए चंदा कहती है, काजल बेटा, तू भी भगवान के पैर पड़ ले और प्रसाद खाए बिना यहाँ से जाना नहीं, ठीक है? मुझे कुछ काम है, मैं अभी किचन में जाकर आती हूँ। चल नीलम। सभी के वहां से जाते ही काजल का गुस्सा अनमोल पर फूट पड़ता है। वो गुस्से से अनमोल की ओर मुड़ती है और उसे कहती है, ये सब मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है अनमोल? इश्क तो मुझसे लड़ा रहे हो और घर की बहुरानी नीलम को बनाए बैठे हो। दिस इज डिस्गस्टिंग। काजल का गुस्सा देख अनमोल उसे समझाने की कोशिश करता है,
पर काजल का गुस्सा इतना होता है कि वो अनमोल की एक भी सुने बिना वहां से गुस्से से जाने लगती है। गुस्से में चलते हुए काजल अनमोल के घर से कुछ दूर चली जाती है। पीछा करते हुए अनमोल काजल के पास आता है और उसे पकड़कर रोकते हुए कहता है, मेरी बात तो सुनो काजल, क्यों इतने गुस्से में आ रही हो? हैरान होते हुए काजल अनमोल को देखती है और उसे कहती है, तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं गुस्से में क्यों आ रही हूँ? काजल का हाथ पकड़कर अनमोल उसे समझाते हुए कहता है, मैं समझ सकता हूँ काजल, तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल जायज है, पर मेरी बात तो सुनो। तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। अनमोल की बात सुनकर काजल उससे पूछती है, कहो क्या कहना है तुम्हें अपनी सफाई में? ऐसा क्या है जो मैं गलत समझ रही हूँ? उसी वक्त अनमोल काजल से एक एक कर सारी बातें बताने लगता है कि कैसे एक गलतफहमी के कारण अनमोल के माता पिता ने नीलम को अपनी बहू मान लिया। अनमोल की बात सुनकर काजल हैरान होते हुए उसे कहती है, ओह, तो ये बात है। तो एक गलतफहमी के कारण अंकल आंटी ये समझ बैठे कि तुम नीलम से प्यार करते हो और तुम उनका दिल दुखाना नहीं चाहते, इसलिए तुमने इस झूठ को जारी रखा। अब तुम देख रहे हो उस झूठ का खामियाजा मुझे भुगतना पड़ रहा है। अनमोल बड़े प्यार से काजल का हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है, गुस्से में मत आओ काजल, मैं सब ठीक कर दूंगा। नाराजगी में काजल अपना हाथ पीछे खींचते हुए अनमोल से कहती है, तुम ठीक करना चाहते हो ना सब, तो अभी जाओ और अपने पेरेंट्स से सब कुछ सच सच बता दो कि उनके घर की होने वाली बहू नीलम नहीं बल्कि मैं हूँ। काजल की बात सुनकर अनमोल उसे कहता है, देख रही हो ना काजल, मम्मी पापा नीलम को लेकर कितना सीरियस हो चुके हैं। आज ही उनसे ये बात करूंगा तो एक नया बखेड़ा शुरू हो जाएगा। प्लीज मुझे कुछ दिन का टाइम दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। काजल नाराजगी में अनमोल की बात सुन रही होती है। तभी अनमोल काजल के करीब जाते हुए उसे बड़े प्यार से कहता है, प्लीज काजल मान जाओ मेरी बात, वैसे हूं तो मैं तुम्हारा ही ना। अनमोल को इतने प्यार से विनती करता हुआ देख काजल के चेहरे पर आखिर में एक मुस्कान आ जाती है और वो उससे कहती है, ठीक है, पर जल्द ही तुम्हें इस सारी गलतफहमी को अपने परिवार वालों के सामने सुलझाना ही होगा। काजल को गले लगाते हुए अनमोल उससे कहता है, आई प्रॉमिस काजल, सही वक्त आने पर मैं मम्मी पापा से तुम्हारी और नीलम की सारी सच्चाई उन्हें बता दूंगा। अनमोल की बात सुनकर काजल खुश हो जाती है। काजल का थोड़ा गुस्सा शांत होता हुआ देख अनमोल उसे कहता है, अब तो तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया है ना, अब घर चलो, खाना खाते हैं, मुझे भी काफी भूख लग रही है। अनमोल और काजल घर की ओर जा रहे होते हैं, तभी उन्हें रास्ते पर नीलम स्कूटी पर जाते हुए दिखाई देती है। नीलम दोनों को देखती है और उनसे कहती है, ओह, तो तुम लोग यहाँ पर हो। माँ तुम दोनों को अंदर कब से ढूंढ रही है। मुझे थोड़ा हॉस्पिटल में काम है, मुझे अभी जाना होगा, मैं तुम लोगों से बाद में मिलती हूँ। अनमोल और काजल से बात कर नीलम वहां से चली जाती है। नीलम को वहां से जाता हुआ देख काजल के मन में एक शंका उत्पन्न होती है और अपने मन में गुस्से से कहती है, ये नीलम के इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे। अगर नीलम के दिल में अनमोल के लिए प्यार है तो मुझे नीलम का कुछ करना ही होगा। क्या अनमोल की चाह में पड़ेगी नीलम और काजल के दोस्ती में दरार? क्या करेगी काजल जब उसे पता चलेगा कि नीलम भी अनमोल से प्यार करती है? डामाडोल होते हुए इन रिश्तों में कहां ले जाएगी अनमोल को उसकी जिंदगी? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। नाराज हुई काजल को अनमोल मनाकर घर की ओर ले जा रहा होता है। उसी वक्त नीलम उन्हें स्कूटी पर जाते दिखाई देती है और उन दोनों से विदा लेकर वहां से चली जाती है। नीलम को जाता हुआ देख काजल के मन में एक शंका आती है कि कहीं नीलम अनमोल को पाने के लिए कोई चाल तो नहीं चल रही है। काजल वहां खड़ी असमंजस की स्थिति में होती है। तभी अनमोल काजल से कहता है, अरे वहां खड़ी क्या सोच रही हो काजल, जल्दी घर पर चलो, खाना खाते हैं, मम्मी पापा हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अनमोल की बात सुनकर काजल सीधे घर की ओर चली जाती है। घर के अंदर आने पर चंदा काजल और अनमोल को देखते हुए कहती है, कहाँ चले गए थे तुम दोनों? मैं कब से तुम दोनों को खाना परोसने के लिए ढूंढ रही हूँ। चलो जल्दी तुम दोनों खाना खाने के लिए बैठ जाओ, आज खाना बहुत अच्छा बना है। चंदा की बात सुनकर काजल और अनमोल खाना खाने के लिए जा ही रहे होते हैं। तभी राघवेंद्र वहां आते हैं और अनमोल से कहते हैं, अनमोल मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। राघवेंद्र की बात सुनकर अनमोल काजल से कहता है, काजल तुम खाना खाने के लिए चली जाओ,
मैं अभी पापा से बात करके आता हूँ। काजल के कंधों पर हाथ रखते हुए चंदा उसे कहती है, दोनों बाप बेटों को आपस में बात कर लेने दे काजल। तब तक तू मेरे साथ चल, मैं तुझे गर्मा गर्म खाना परोसती हूँ। अपना सर हिलाते हुए काजल चंदा के साथ वहां से चली जाती है। काजल और चंदा के वहां से जाते ही अनमोल राघवेंद्र से पूछता है, कहिए पापा, क्या बात थी जो आपको मुझसे करनी है? अनमोल के सवाल करने पर राघवेंद्र उसे पूछते हैं, जिस काम के लिए तू पौंडीचेरी गया था, क्या वो तेरा काम पूरा हो गया? इस घर के पैसे भी देने बाकी हैं। वो तो कुंदन की अच्छी पहचान के चलते इस घर के बिल्डर ने हमें यहाँ रजिस्ट्रेशन से पहले पूजा करने की इजाजत दे दी। अगर तेरे पास पैसों का इंतजाम हो चुका हो तो मैं कुंदन से कहकर जल्दी ही सेल डीड बनवाने के लिए कहता हूँ, ताकि जल्द से जल्द हम इस घर में शिफ्ट हो जाएं। राघवेंद्र की बात सुनकर अनमोल उनसे कहता है, आप चिंता मत करिए पापा, पैसों का इंतजाम बस होने ही वाला है। जिस काम के लिए मैं पौंडीचेरी गया था, मेरा वो काम बहुत अच्छे से हुआ है। अपना सर हिलाते हुए राघवेंद्र अनमोल से कहते हैं, पौंडीचेरी में तेरा काम अच्छे से हुआ है तो मुझे ये बता कि तेरे हाथ में पैसे कब तक आएंगे, क्योंकि आगे का काम तेरे पैसे देने पर ही होगा। अपने पिता की बात सुनकर अनमोल सोचते हुए अपने मन में कहता है, पैसे मुझे कब तक मिलेंगे, इस बात का पता तो मुझे सलीम भाई और प्रोफेसर प्रभाकर को उस मुकुट को दिखाने पर ही पता चलेगा। कल सुबह सलीम भाई और प्रोफेसर प्रभाकर को ये मुकुट दिखाता हूँ, तभी जाकर पापा से कह सकता हूँ कि कब तक मुझे सारा पैसा मिल जाएगा। आगे की सोचकर अनमोल अपने पिता से कहता है, आप एक काम करिए पापा, मुझे कल दोपहर तक का वक्त दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि मेरे पास बाकी का पैसा कब तक आने वाला है। अपने पिता से बात कर अनमोल खाना खाने के लिए वहां से चला जाता है, पर कुछ ही दूर खड़ा कुंदन अनमोल की बातें सुनकर अपने मन में कहता है, ये अनमोल के पास आखिर इतना पैसा आने कहां से वाला है, इस बात का पता मुझे करना ही पड़ेगा। हैदराबाद के पुराने शहर की बस्ती में दो बड़ी कार आकर रुकती है, जिसमें से कुछ अंग्रेज लोग उतरते हैं। जैसे ही अंग्रेज लोग अपनी कार से उतरते हैं, उन लोगों के सामने रहीम चाचा आकर खड़े हो जाते हैं। तुरंत ही रहीम चाचा उन अंग्रेजों में से एक से हाथ मिलाते हुए कहते हैं, वेलकम टू हैदराबाद मार्कस, वेलकम। असगर भाई तुम लोगों का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाथ मिलाते हुए मार्कस रहीम चाचा से कहता है, हम भी तो यहाँ असगर भाई से मिलने आए हैं, पर कहाँ है वो अभी? मार्कस की बात सुन रहीम चाचा उन्हें कहते हैं, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें असगर भाई से मिलाता हूँ। उन अंग्रेजों के साथ चलते हुए रहीम चाचा उस बस्ती के गलियों से जा रहे होते हैं। उन छोटी छोटी और सक्रिय गलियों से होते हुए रहीम चाचा एक पुराने से दिखने वाले घर के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं और मार्कस से कहते हैं, ये लीजिए मार्कस, पहुंच गए हम असगर भाई के ठिकाने तक। जैसे ही वो अंग्रेज उस घर के अंदर आते हैं, उन्हें वहां कुर्सी पर बैठे असगर दिखाई देता है, जिसके आजू बाजू विशाल और अल्ताफ भी खड़े होते हैं और अब्बू लुलू कोने की कुर्सी पर बैठा हुआ होता है। मार्कस को देखते हुए असगर खुशी से कहता है, आओ मार्कस, मैं तुम्हारा काफी देर से इंतजार कर रहा था, कहो इस बार क्या चाहिए तुम्हें? असगर का जवाब देते हुए मार्कस उसे कहता है, इस बार का काम काफी खास है असगर भाई, क्योंकि इस बार हमें कोई मामूली एंटीक्स नहीं चाहिए। मामूली एंटीक्स की बात सुन असगर मार्कस से कहता है, वैसे भी असगर कोई मामूली एंटीक्स स्मगल नहीं करता, कहो क्या चाहिए तुम्हें? उसी वक्त मार्कस असगर से कहता है, मुझे मौर्य साम्राज्य के वक्त के कुछ एंटीक्स चाहिए, अगर तुम्हारे पास हो तो कहो। उस काल के जुड़े हुए एंटीक्स तुम मुझे दोगे तो मैं तुम्हें $1 मिलियन दे सकता हूँ। अगर तुम्हारे पास उस काल के कोई एंटीक्स हैं तो बताओ। सोचते हुए असगर मार्कस से कहता है, मौर्य काल के एंटीक्स काफी मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। ठीक है, मुझे कुछ दिनों की मोहलत दो, मैं तुम्हें उस काल के कुछ अच्छे एंटीक्स लाकर दूंगा। असगर की बात सुनकर मार्कस उसे अपनी एक उंगली दिखाते हुए कहता है, अभी 1 महीना है तुम्हारे पास, इस बीच तुम्हें उस काल के एंटीक्स मिल जाए तो मुझे कहना। अपनी बात कहकर मार्कस अपने आदमियों के साथ वहां से चला जाता है। मार्कस के जाते ही रहीम चाचा हैरान होते हुए असगर से कहते हैं, मौर्य काल के एंटीक्स, पर उस काल के एंटीक्स मिलना काफी मुश्किल है। कुर्सी पर हाथ मारकर असगर रहीम चाचा का जवाब देता है, मुश्किल तो है पर नामुमकिन नहीं। उस अनमोल की वजह से मेरा करोड़ों का नुकसान हो गया। एक एक कर मेरे अड्डों पर पुलिस छापे मारे जा रही है। मेरे इस साम्राज्य को बचाने के लिए मुझे मार्कस की जरूरत को पूरा करना ही होगा।
अपने पूरे नेटवर्क को मौर्य साम्राज्य के एंटीक्स ढूंढने में लगा दो और इस काम को करने में अपने आदमियों से कहना कि अपनी पूरी जान झोंक दे। मुझे कैसे भी करके मौर्य साम्राज्य से जुड़े हुए एंटीक्स चाहिए ही चाहिए। असगर की बात सुनकर अब्बू लुलू और रहीम चाचा हैरान हो जाते हैं। अगली सुबह अनमोल अपने कमरे में बैठा सलीम से फोन पर बात कर रहा होता है। सलीम भाई, मैं अपनी दुकान के लिए निकल रहा हूँ। आप जो भी काम कर रहे हो सब छोड़िए और सीधे मेरी दुकान पर आइए प्रोफेसर प्रभाकर के साथ। फोन पर सलीम अनमोल से पूछता है, अरे आखिर बात क्या है जो तू हमें इतनी इमरजेंसी में बुला रहा है? सलीम की बात का जवाब देते हुए अनमोल उसे कहता है, सारी बात अभी नहीं बताऊंगा सलीम भाई, बस आप दुकान पर आ जाइए, तभी मैं आपको सारी बातें बताता हूँ। सलीम से बात कर अनमोल अपना फोन रख देता है, पर अनमोल को नहीं पता होता है कि कुंदन उसके कमरे के बाहर खड़ा उसकी सारी बातें सुन रहा होता है। अनमोल उस मुकुट को बैग में डालकर घर से दुकान पर ले जा रहा होता है। उसी वक्त राघवेंद्र अनमोल से कहता है, अरे अनमोल, दुकान आज अकेले क्यों जा रहा है? कुंदन को भी अपने साथ ले जा। तू जब नहीं था तो तेरी सारी दुकान इसी ने संभाली थी। पास खड़ा कुंदन अपने पिता की बात सुन कहता है, रहने दीजिए पापा, अगर अनमोल अकेले जाना चाहता है तो उसे जाने दीजिए। कुंदन को डांट लगाते हुए राघवेंद्र उसे कहते हैं, तू चुप कर, मैं बात कर रहा हूँ अनमोल से। सुन अनमोल, तेरे बड़े भाई का तजुर्बा तेरे दुकान चलाने में काफी मदद करेगा। कुछ दिनों के लिए ही सही कुंदन को अपने साथ दुकान पर ले जा, तुझे भी कुछ राहत मिलेगी। सोचते हुए अनमोल अपने पिता से कहता है, ठीक है पापा, आप जैसा कहें। चल कुंदन, दुकान चलते हैं। इतना कहकर अनमोल घर से निकल जाता है और अनमोल को जाता हुआ देख कुंदन के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। अनमोल कुंदन के साथ अपनी दुकान पर आता है और उस मुकुट को अपने काउंटर पर जैसे ही रखता है तभी वहां सलीम और प्रोफेसर प्रभाकर आते हैं। दोनों को आता हुआ देख अनमोल खुश होते हुए कहता है, आइए आइए, आप लोगों का इंतजार कर रहा था मैं। सलीम अनमोल के पास आते हुए कहता है, बोल मेरे भाई, ऐसी कौन सी बात थी जो तूने हमको तुरंत आने के लिए कहा? अनमोल सलीम और प्रोफेसर प्रभाकर को अपने करीब आने का इशारा करते हुए उस मुकुट को अपने थैली से बाहर निकालता है और उन्हें वो मुकुट दिखाता है। उस मुकुट को देखकर प्रोफेसर प्रभाकर चौंक जाते हैं। प्रोफेसर प्रभाकर को हैरान होता हुआ देख सलीम उनसे पूछता है, क्या हुआ प्रोफेसर साहब, ये मुकुट देखकर आप इतने चौंक क्यों गए? सलीम का जवाब देते हुए प्रोफेसर उसे कहता है, तुम जानते हो सलीम, ये मुकुट किसका है? ये मुकुट सुल्तान कुतुब शाही का है और अंग्रेजों से बचने के लिए ये मुकुट सुल्तान के लोगों ने छुपा दिया था। तब से आज तक इस मुकुट की खोज में हर कोई लगा पड़ा है। पास खड़ा कुंदन प्रोफेसर की बातें सुनकर ताज्जुब कर रहा होता है। तभी सलीम हैरान होते हुए अनमोल को देखता है और उसे कहता है, मुझे ये बता, तुझे ये चीजें मिलती कहाँ से हैं? उस मुकुट को अपने हाथ में लेकर देखते हुए प्रोफेसर अनमोल से कहते हैं, कम से कम इस मुकुट के तुम्हें 10 करोड़ मिल ही जाएंगे। 10 करोड़ की बात सुन वहां खड़ा कुंदन अपने मन में कहता है, 10 करोड़ का मुकुट? अगर ये मुकुट मेरे हाथ लग जाए तो मेरी सारी जिंदगी संवर जाएगी। उस मुकुट को देखकर कुंदन के मन में मानो लालच आ जाती है। क्या शैतानी हरकत करके कुंदन छीन लेगा अनमोल से वो शाही मुकुट? क्या अनमोल के मुकुट पाने की सभी मेहनत हो जाएगी बेकार? और क्या मौर्य काल के एंटीक्स ढूंढकर असगर फिर खड़ा कर लेगा अपना काला साम्राज्य? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।